Are you a Class 10 student studying science under CBSE or Maharashtra State Board? Are you struggling to understand the concept of heredity and variation? Look no further. Ignited Minds Tutorials has uploaded a series of helpful and insightful videos covering this very topic. These videos are designed to aid in your understanding of heredity and variation, bringing clarity to complex genetic concepts. From the basics of genetics to the intricacies of inherited traits and variations, these videos will guide you through the topic with ease. Whether you are preparing for exams or simply want to enhance your knowledge, these videos are an invaluable resource. With clear explanations and engaging visuals, you will find yourself grasping the concepts with confidence. So, why wait? Head over to Ignited Minds Tutorials website or YouTube channel and start watching the video series on heredity and variation today. With these videos at your disposal, you can unlock the mysteries of genetics and ace your science exams with flying colors. Don't let heredity and variation be a daunting subject anymore. Let Ignited Minds Tutorials be your guide to success. सो बच्चा पार्टी उस दिन हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में हमने देखा ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन. ठीक है, दीज वर द प्राइमरी स्टेप्स दैट वर इन्वॉल्व. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस चैप्टर फ्रॉम बोथ द बोर्ड्स पर्सपेक्टिव. ठीक है, और एक चीज जो आपके डीएनए में होता है वो क्या है भाई साहब? लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स लाइक देमसेल्व्स. तो जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो न्यू इंडिविजुअल्स तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स बेसिकली कैन प्रोड्यूस न्यू, ठीक है, ड्यू टू जीन्स ओनली, एंड सम ऑफ जीन्स आर ट्रांसमिटेड टू नेक्स्ट जनरेशन विदाउट एनी चेंजेस. ज़्यादा करके जीन्स जो है तो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं विदाउट एनी चेंजेस. मोस्ट ऑफ द जीन्स आर ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन विदाउट एनी चेंजेस. ड्यू टू दिस सम, ठीक है, सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेरेंट्स आर ट्रांसमिटेड टू देयर ऑफस्प्रिंग्स. हाउएवर समटाइम्स सडन चेंजेस अकर. तो थोड़े बहुत एक्सीडेंटल या सडन चेंजेस अकर होते हैं. ठीक है, नोटबुक बेच दिए हो? हाँ, निकालेंगे जरा फटाफट. ओके, तो यहां पे क्या हो जाएगा बोलो भाई साहब? हाउएवर समटाइम्स सडन चेंजेस अकर इन जीन. तो देखो कभी कभी ना सडन चेंजेस अकर होते हैं, और ये सडन चेंजेस जो है वो एक्सीडेंटल हैं. ये जीन कॉपिंग में होती है भाई साहब. ठीक है, ऐसा मान लो कि भाई साहब तुम जेरोक्स कराने गए और जहां पे गए वहां पे जेरोक्स मशीन में थोड़ी सी खराबी है, तो मतलब वाइट पूरा मतलब ऐसा आना चाहिए था, ब्लैक सा आता है ना कभी कभी, ठीक है, वैसा कुछ आ गया. या भाई साहब तुम लैमिनेशन कराने गए और पूरा भाई साहब चुकड़ा चुड़ कर आया, ऐसा बहुत बार होता है. ठीक है, तो अगर भाई साहब जहाँ पे कॉपिंग हो रही है वहाँ पे कोई डिफेक्ट आ जाए तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं. तो इसको अपन बोलते हैं सडन चेंजेस. दीज आर सडन चेंजेस विच आर क्रिएटेड. ठीक है, समटाइम्स एनी न्यूक्लियोटाइड ऑफ द जीन changes its position and cause a minor change which is nothing but mutation. तो यहाँ पे भाई साहब एक तो हमने देखा क्या क्या चीजें हैं आपके, क्या क्या चीजें न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या चीजें होती हैं. आए नहीं था वीडियो भी नहीं देखेंगे भाई साहब, और भाई साहब एब्सेंट भी रहेंगे, जीवन की अय्याशियां भी करेंगे, सब कुछ करेंगे. न्यूक्लियोटाइड किससे बना होता है? बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया. न्यूक्लियोटाइड किससे बना होता है? पता नहीं भाई साहब. हाँ बोलो, और जोर से बोल. फॉस्फेट और पेंटोज शुगर, और दो चीजें हो गई. उसके बाद नाइट्रोजन बेस. ये तीन चीजों से बनी होती है न्यूक्लियोटाइड. न्यूक्लियोसाइड किससे बना होता है? नहीं, दो चीजों से बना होता है न्यूक्लियो. शुगर एंड नाइट्रोजन बेस से न्यूक्लियोसाइड बनता है, तीनों चीजों से न्यूक्लियोटाइड बनता है. ठीक है, ओके. अभी यहां पे क्या हो जाए भाई साहब? समटाइम्स एनी न्यूक्लियोटाइड ऑफ, तो न्यूक्लियोटाइड भाई साहब तीन चीजों से बना होता है आपका. एक हो गया शुगर, पेंटोज शुगर जो होता है, ठीक है, दूसरा हो गया नाइट्रोजन बेस, और तीसरा हो गया भाई साहब फॉस्फेट. ठीक है, तो समटाइम्स एनी न्यूक्लियोटाइड ऑफ अ जीन चेंजेस इट्स पोजीशन. तो भाई साहब वो चेंज करता है अपना पोजीशन, और ये मियर एक्सीडेंटल है. ये एक एक्सीडेंटल फिनोमिना है. दिस इज बेसिकली प्योरली एक्सीडेंटल. ठीक है, एंड कॉजेज अ माइनर चेंज, और एक माइनर चेंज कॉज होता है. इसको अपन क्या बोलते हैं? म्यूटेशन. ठीक है, आपने सुना रहेगा कोरोना के टाइम पे मतलब इतना टाइम क्यों लग गया वैक्सीन आने में? वैक्सीन आने में इसलिए टाइम लग गया क्योंकि आपका जो वायरस है वो म्यूटेशन अंडरगो कर रहा है, उसके जीन्स में जेनेटिक चेंजेस हो रही हैं.
ठीक है। तो जब तक हम भाई साहब एक दवाई निकाल रहे हैं तब तक वो ट्रांसफॉर्म होकर दूसरा हो चुका है, अब इसके लिए दवाई निकालें तब तक वो ट्रांसफॉर्म होकर तीसरा। तो आप देख लो कोरोना के बहुत सारे वैरायटीज आए थे, ठीक है। आप अगर देखोगे बहुत सारे वैरायटी ऑफ वायरसेस आए थे। क्यों आए थे ये? क्योंकि म्यूटेशंस होता है, जब भी आपका एक मतलब वायरस आता है तो वो अपने म्यूटेशंस करते रहते हैं। दीज बेसिकली अंडरगो म्यूटेशंस। आपको अतुल सर पढ़ाते हैं, राइट? अतुल सर बेसिकली टाटा इंस्टीट्यूट में काम करते हैं और उनका काम ही ये है वायरस की स्टडी करना, वायरसेस की, बैक्टीरियाज की, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। तो उनको बहुत सावधानी से ये एक्सपेरिमेंट्स करने रहते हैं और उसमें भाई साहब कैसे म्यूटेशन, कभी पूछेगा आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कैसे आप लोग इसको टेस्ट करते हैं, हाउ म्यूटेशंस आर डन, कैसे डीएनए कॉपिंग होती है, ये सब वो स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये स्टडी करके रिपोर्ट फाइलिंग करनी पड़ती है और उसके ऊपर से भाई साहब आपको दवाइयाँ निकालनी पड़ती हैं, ठीक है। तो ये आपके म्यूटेशंस हैं, दीज आर बेसिकली नोन एज म्यूटेशंस। तो ये म्यूटेशन होता है, तो जितना आपका म्यूटेशन होगा उतने सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। जितना आपका म्यूटेशन होगा उतना सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि उतने ही चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। कोरोना वायरस में उतने ही चेंजेस होते गए, इसीलिए हमको भाई साहब 2-2.5 साल लग गए उसका प्रॉपर वैक्सीनेशन निकालने को। क्लियर है? सो दीज आर म्यूटेशंस विच आर कॉन्स्टेंटली हैपनिंग। सम म्यूटेशंस में बी माइनर, कुछ माइनर म्यूटेशंस होते हैं, बट सम में बी कंसिडरेबल। एग्जाम्पल, म्यूटेशन में कॉज द जेनेटिक डिसऑर्डर लाइक सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। बहुत सारे लोगों में सिकल सेल एनीमिया डिजीज होती है और ये एक जेनेटिक डिजीज है, ठीक है। ये हमारा भाई साहब आरबीसी होता है, ऐसा गोल सा, ठीक है, मेंदू वाला की तरह होता है भाई साहब, ठीक है। ऐसा गोल सा भाई साहब एक हमारा आरबीसी होता है और ये हमारे बॉडी में इकलौता ऐसा सेल है जिसको न्यूक्लियस नहीं है। न्यूक्लियस क्यों नहीं है भाई साहब? क्योंकि इसको न्यूक्लियस की जरूरत नहीं है। न्यूक्लियस की जरूरत नहीं है ऐसा नहीं है, न्यूक्लियस इसलिए नहीं है ताकि इसमें ज्यादा से ज्यादा स्पेस किससे भरा जा सके? ऑक्सीजन से भरा जा सके। मोर एंड मोर स्पेस शुड बी फिल्ड विद ऑक्सीजन। दिस इज बेसिकली ऑक्सीजन कैरियर। अभी भाई साहब सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, जो लोग इससे सफर करते हैं उनका आरबीसी इस तरीके का होता है, ठीक है, सिकल की तरह, मतलब जो धान काटते हैं ना, सिकल बोलते हैं ना इससे, ठीक है। तो इस तरीके का सिकल शेप होता है, तो मतलब एरिया तो कम हो गया। तो इसके लिए इनको क्या तकलीफ होगी? इनके बॉडी में ऑक्सीजन लेवल्स कम होंगे। इनके बॉडी में अगर ऑक्सीजन लेवल्स कम होंगे तो इनके सेल्स को प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा तो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी, क्योंकि जो रेस्पिरेशन होता है उसमें क्या होता है, हमारा ऑक्सीजन बर्न करता है, ग्लूकोज को बर्न करता है। लेकिन ऑक्सीजन ही जब अगर आपको पर्याप्त मात्रा में नहीं ले, इट्स लाइक दिस कि आप भाई साहब खाना पका रहे हैं लेकिन आपका गैस का चूल्हा मोमबत्ती की तरह जल रहा है ना, तो उसमें भाई साहब बहुत टाइम लग जाएगा आपको, खाना पकते पकते भाई साहब भूख मर जाएगी, ऐसा है ना, ठीक है। आप अगर मोमबत्ती के ऊपर कढ़ाई रख के पका रहे हैं खाना, तो क्या खाना पकने वाला है या पकेगा भी? तो भाई साहब उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। ऐसा ही है, तो बॉडी की ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन सिकल सेल एनीमिक पेशेंट्स का इस तरीके का होता है जिसकी वजह से भाई साहब उनकी ऑक्सीजन ज़्यादा होती नहीं है और इसके वजह से उनको तकलीफ होती है। वो ज़्यादा करके स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में भाग नहीं ले सकते हैं, ठीक है। हमारे इंडिया में तो स्कूलों में ये जांच नहीं होती है, फॉरेन कंट्रीज़ में मैंडेटरीली ये जांच होती है स्कूलों में भी। और अगर आप किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने जाते हैं तो आपका ब्लड टेस्ट होना ही होना है, ठीक है। उस ब्लड टेस्ट में आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हो इफ़ यू हैव एनीमिया, बिकॉज इट्स अ थ्रेट टू योर लाइफ, ठीक है। मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूँ भाई साहब जो जिम गया एकदम से आराम से, 23 साल का लड़का, ठीक है, और आके भाई साहब सिर्फ अपने जूते का लेस खोल रहा था, वहीं पे हार्ट फेल होकर मर गया। लेटर ऑन इट वाज नोन दैट ही वाज सफरिंग फ्रॉम सिकल सेल एनीमिया। वो जिम गया था और इतने हैवी एक्सरसाइजेस उसने किए थे, तो उससे क्या हुआ था भाई साहब, उसके बॉडी में ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट पूरा नहीं हुआ, जिससे उसके मल्टीपल जो आपके ऑर्गन्स थे वो मैल फंक्शन हो गए, वो सब के सब काम करना बंद कर दिया एंड दैट पर्सन डाइड ऑन स्पॉट, ठीक है। फाइनली हार्ट ने जवाब दे दिया, मतलब वो जूते का लेस बांधा वहीं पे धप से गिर गया, वहीं पे सकम, मतलब हॉस्पिटल भी ले जा पाए उसको, ठीक है। सो इस तरीके की हादसे हो सकते हैं अगर आप इसका टेस्टिंग नहीं कराते हैं। तो जनरली बचपन में ही 8-10 साल तक मालूम चल ही जाता है सिकल सेल एनीमिया है, लेकिन कभी कभी नहीं मालूम पड़ता है, कभी कभी लोग अपनी जांच नहीं कराते हैं, ठीक है। तो ये सिकल सेल एनीमिया भी भाई साहब एक जेनेटिक डिजीज़ है, इसका कोई इलाज नहीं है। पेशेंट को भाई साहब केयर में रखना पड़ता है, पेशेंट को भाई साहब ज़्यादा दौड़ धूप हम नहीं करवा सकते, ठीक है। पेशेंट बैठे बिठाए कोई काम कर सकता है, ज़्यादा मेहनत वाले काम पेशेंट से हम नहीं करा सकते। पेशेंट क्या बोलेंगे, नॉर्मल इंसान ही है वो, लेकिन ज़्यादा मेहनत वाले काम हम नहीं करा सकते उससे, ठीक है। ये सिकल सेल एनीमिया है। एक पॉजिटिव इसका ये है कि भाई साहब इनको कभी मलेरिया नहीं होगा, ठीक है। अगर मलेरिया का मस्कीटो इनको काटता है तो मलेरिया नहीं होगा, ये नेचर ने इनको वरदान दिया है, क्योंकि जो मलेरिया का पैरासाइट है
उसको बेसिकली ब्लड में आरबीसी चाहिए रहता है अच्छे स्पेस में, लेकिन ये स्पेस ही नहीं मिल रहा है तो पैरासाइट आ नहीं पाता है। मलेरिया एक ब्लड रिलेटेड डिजीज़ है, ठीक है, तो इन पेशेंट्स को मलेरिया नहीं होगा, ठीक है, लेकिन सिकल सेल एनीमिया एक जेनेटिक डिजीज़ है। तो ये म्यूटेशन से ऐसे जेनेटिक डिजीज़ होते हैं, ठीक है। ओके ओके ओके, जितना आपका म्यूटेशन होगा उतना ज़्यादा। ओके, अभी देखो उस दिन हमने कुछ प्रूफ्स देखे थे, आपके एनाटॉमिकल प्रूफ्स देखे थे, मॉर्फोलॉजिकल प्रूफ्स देखे थे। हमने देखा कि भाई साहब कभी कभी बोन्स के स्ट्रक्चर सेम है लेकिन फंक्शंस अलग अलग है, कहीं कहीं पे फंक्शन सेम है, स्ट्रक्चर्स अलग अलग है, ऐसे प्रूफ्स देखे थे। एक थर्ड किस्म का प्रूफ क्या है आपका, वेस्टिजियल ऑर्गन्स बोलते हैं हम इसको, एवोल्यूशन का प्रूफ है, ठीक है। वेस्टिजियल ऑर्गन्स, हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिनका अभी कोई यूज नहीं है, ठीक है, लेकिन हो सकता है एक टाइम पे रहा हो, तो उनके अवशेष रह गए हैं अभी। जिस चीज का यूज नहीं होता है वो बेसिकली साइज में छोटा होता जाता है। हो सकता है आज से 1000 साल बाद जो इंसान हो उसके कान हो ही ना, क्योंकि कान, ये जो कान का जो एक्सटर्नल पार्ट है इसका कोई यूज नहीं है, इस पे जो हजारों लाखों के डायमंड लगा के ये लड़कियां घूमती रहती हैं, इसका कोई यूज नहीं है एक्चुअली में, ठीक है। दिस हैज गॉट नथिंग टू डू विथ योर हियरिंग कैपेबिलिटीज, अगर ये ना भी हो तो भी आप सुन पाएंगे, ठीक है। तो ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, वेस्टिजियल ऑर्गन है मतलब अभी देखो आप बोलेंगे कि भाई साहब ये है क्यों फिर, तो हो सकता है हम किसी ऐसे चीज से आए हैं, हमारा एवोल्यूशन कुछ ऐसे चीज से हुआ हो जिसके बड़े बड़े कान रहे हो, धीरे धीरे अभी देखो हाथी के कान ये बड़े बड़े हैं भाई साहब, ठीक है, लेकिन उसका भी वही है, उतना ही सुनाई देता है। अगर उसके उतने बड़े बड़े कान नहीं रहेंगे तो भी उसको सुनाई उतना ही देगा, ठीक है। सो हाथी के कान जैसे बड़े बड़े हैं, ठीक है, तो हो सकता है हम किसी ऐसे जानवर के पार्ट हों जिसके कान बड़े बड़े हों, ठीक है, और वहां से हम आ रहे हो। अभी देखो जैसे कुत्ते के कान होते हैं, कुत्ते के कान अगर आप देखोगे तो ऐसे ऐसे घूमते हैं वो भाई साहब, ठीक है, दे कैन एक्चुअली डू इस तरह के, मतलब हमको क्या है, पीछे से कोई आवाज देगा तो हमको पूरी मुंडी घुमानी पड़ेगी, है ना, वी हैव टू बेसिकली टर्न अराउंड एंड सी, लेकिन कुत्तों का कान ऐसे ही घूम सकता है। कुछ ऐसे जानवर भी होते हैं जिनका कान ऐसे घूम सकता है, डियर जैसा होता है, ठीक है, डियर का कान भी ऐसे घूम सकता है, जैसे वो शेर की आहट को सुन सकते हैं उन लोग, ठीक है, दे कैन एक्चुअली ऐसे कान घुमाकर सुन सकते हैं, तो ऐसा भी होता है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे कान बहुत इवॉल्व है, क्योंकि ये भाई साहब यहाँ पे प्रे और प्रेडेटर का खेल चल रहा है, हमारे यहाँ पे प्रे और प्रेडेटर का खेल नहीं चल रहा है, तो धीरे धीरे कान का साइज देखिए छोटा हो गया है। तो अभी भी इतना जो बाकी हम बोल रहे हैं कि हम जरूर किसी ऐसे जानवर से हमारा लिंक होगा, ठीक है, जिसका बड़े बड़े कान होंगे। अभी फिलहाल हमारे इन बड़े बड़े एक्सटर्नल ईयर्स की जरूरत नहीं है, इसीलिए दे हैव कंडेंस्ड इन साइज, इनका साइज छोटा हो गया है, ठीक है। हो सकता है आज से 1000 साल बाद और भी छोटा हो जाए, लुप्त हो जाए, खत्म हो जाए, ठीक है। सो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आप बोलते हो ना अकल का दांत आया है, ठीक है, विजडम टूथ जिसको हम बोलते हैं, इससे अकल नहीं आती, ठीक है, हम इसे बोलते हैं। अकल का दांत इसलिए आया क्योंकि हमको जनरली ये आता है जब हम 16, 17, 18 के हो जाएं, जब हम बड़े हो जाएं, मतलब जब हमारा मतलब अकल वाकई में आ जाए, ठीक है, आना चाहिए लेकिन ज़्यादा करके आता नहीं है, ठीक है। तो अकल आ जाए तो इसको अपन क्या बोलते हैं, विजडम टूथ, दिस इज नोन एज विजडम टूथ। आपका एक एक्स्ट्रा दांत आता है, सबको नहीं आता है, जिसको नहीं आता है उसको अकल नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है, मतलब ये आना चाहिए, जनरली आता है, कभी कभी नहीं आता है, इसको विजडम टूथ बोलते हैं। ये भी एक अवशेष है, ठीक है, इसको समझिए, ठीक है। आप भी किसी ऐसे चीज से इवॉल्व हुएंगे जिसका ये एक्स्ट्रा टीथ रहा होगा, ठीक है, तो अभी ये कभी कभी किसी किसी में आता है, किसी किसी में नहीं आता है, ठीक है, लेकिन अगर ये ना आए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आए तो उल्टा प्रॉब्लम हो सकता है, आए तो उल्टा प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। ओके, सो डीजेनरेटेड और अंडर डेवलप्ड यूजलेस ऑर्गन्स, जितने भी आपके डीजेनरेटेड और अंडर डेवलप्ड यूजलेस ऑर्गन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज वेस्टिजियल ऑर्गन्स, ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स। जैसे आपका ये आंखें हैं जो, ठीक है, आपकी आंखों में, ये आपकी आंखें हैं भाई साहब, सुंदर नेत्र आपके भाई साहब, ठीक है, यहाँ पे जमा होता है कीचड़, सुबह के टाइम पे आप कीचड़ निकालते हैं, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा। ये जो मेम्ब्रेन होता है इसको अपन क्या बोलते हैं, निकिटेटिंग मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन क्या करता है भाई साहब, व्हाट डज दिस मेम्ब्रेन डू, कीचड़ निकालना इसका काम नहीं, इसका कोई काम ही नहीं है। तो ये क्यों है फिर, मतलब पहले ये पूरे आंख में रहा होगा, लेकिन अभी आप इतनी जगह पे इसको पाएंगे, ठीक है। आपका जितने भी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको पानी के अंदर आंख खुला रखना पड़ता है। आप स्विमिंग पूल के अंदर अगर जाते हैं या पानी के नीचे भी जाते हैं तो ज़्यादा देर तक आंख को खुला रख नहीं सकते, दर्द करेगा, ठीक है, प्रेशर आएगा उस पर। लेकिन निकिटेटिंग मेम्ब्रेन अगर रहेगा, जैसे फिशेस में होता है, फ्रॉग्स में होता है, ठीक है, और एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में होता है, तो आप आंखों को खुला रख सकते हैं। तो हो सकता है आपकी उत्पत्ति किसी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म से हुई हो,
तब आपको निकिटेटिंग मेम्ब्रेन था, लेकिन अभी क्योंकि आप पूरे पूरे टेरेस्ट्रियल हो चुके हैं, आप पूरे पूरे लैंड के ऑर्गेनिज्म हो चुके हैं, इसीलिए भाई साहब ये आपका एकदम संकुचित हो गया, एकदम इसका साइज छोटा हो गया है। हो सकता है 1000-1500 साल बाद ये भी ना मिले। दीज आर ऑल वेस्टिजियल ऑर्गन्स, ठीक है। मतलब एक टाइम पे काम रहा होगा इनको, लेकिन अभी नहीं है, तो इनके अवशेष रह गए। हमारे शरीर में इनका अवशेष ये प्रूव करते हैं कि हम कभी ना कभी इनके पार्ट थे। Once upon a time, these were actually functional organs in our system. These were functional organs in our system. Right now, there is no use and hence their sizes have condensed. इनका साइज जो है वो बहुत कंडेंस्ड हो चुका है, बहुत छोटा हो चुका है। आर वी क्लियर? ठीक है, ओके। एक और चीज जो होती है जिसको अपन बोलते हैं अपेंडिक्स, अपेंडिक्स बोलते हैं भाई साहब इसको, ठीक है। अपेंडिक्स क्या होता है भाई साहब आपका? मेरे साथ ही मतलब मैं जब 10th का बोर्ड दे रहा था, मैं शायद आपके साथ ये एग्जाम्पल शेयर कर चुका हूँ। एक लड़का भाई साहब इतना ज़ोर से उसका पेट में दर्द होने लगा, वो बेहोश हो गया वहाँ पे, उसको इमीडिएटली हॉस्पिटल ले जाना पड़ा और ऑपरेशन करना पड़ा। उस समय हमको ये मार्क्स, आजकल तो भाई साहब ग्रेस मार्क्स का ज़माना चल रहा है, उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था। आप नहीं दे पाए एग्ज़ाम, आपका दुर्भाग्य है, आप फेल हो जाएंगे। तो फेल हो गया बेचारा, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, उसको इमीडिएटली हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। एक्चुअली उसके पेट में बहुत ज़ोर से दर्द हो रहा था और ये दर्द था आपका अपेंडिक्स का। अपेंडिक्स एक छोटा सा मांस का पिंड है जो रह गया है, ठीक है, आपके रीढ़ की हड्डी के नीचे पाया जाता है। ये एक मांस का पिंड है। कभी कभी ये टॉक्सिक हो जाता है, कभी कभी ये जहरीला हो जाता है। अभी आज की तारीख में आपके बॉडी में इसका कोई यूज़ नहीं है। आप इसको कभी भी चाहें तो कटवा कर फेंक सकते हैं, ठीक है। आप जब भी चाहें इसको एक्चुअली काट कर फेंक सकते हैं, इसका कोई यूज़ नहीं है। लेकिन ये कभी कभी टॉक्सिक हो सकता है। तो अगर ये यूज़ नहीं है तो हमारे बॉडी में पहली बात है क्यों, ठीक है। ये है इसलिए क्योंकि एक टाइम पे, आज की तारीख में आप कुक्ड फूड खाते हैं, आप भाई साहब पूरा बाकायदा फूड को कुक करके खा रहे हैं। एक टाइम था जब आग इंसान ने इन्वेंट नहीं किया था, तभी हम भी बाकी जानवरों की तरह रॉ फूड खाते थे। और रॉ फूड में बहुत हाई कंटेंट होता है किसका? सेल्यूलोज का, ठीक है। तो आपने देखा रहेगा गाय भैंस जो है पूरा दिन खाते कम है, चबाते ज़्यादा हैं। वो चारा आप देंगे उनको, खाएंगे, चबाते ही रहेंगे, चबाते ही रहेंगे। ये चबाना कैसा होता है? ये चबा रहे हैं, ये ज़्यादा इनके पेट में, फिर पेट से वापस आ रहा है, फिर इसको चबा रहे हैं, फिर जा रहा है पेट में, फिर वापस आ रहा है। इनको हम रूमिनेंट्स बोलते हैं। दीज आर नोन एज रूमिनेंट्स। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो प्लांट्स खा रहे हैं, ये जो ग्रासेस खा रहे हैं, उसमें बहुत हाई कंटेंट ऑफ सेल्यूलोज होता है और सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए भाई साहब चबाएं, उसके बाद फिर से जाकर वो डाइजेस्ट होता है, ठीक है। और गाय भैंस के भाई साहब अगर आप दांत देखोगे तो भाई साहब एक एक मतलब चक्की, आटा की चक्की लगेगी, ठीक है। ये मोटे मोटे दांत होते हैं उनके, तो ये पिसता रहता है भाई साहब, पिसता रहता है। उनके मुंह से भी अगर आप देखोगे तो सफ़ेद कलर का एक झाग निकलता है, ठीक है। वो बेसिकली वही सेल्यूलोज कंटेंट है, दैट इज बेसिकली सेल्यूलोज विच इज गेटिंग प्रेस्ड एंड प्रेस्ड एंड प्रेस्ड, ठीक है। एक टाइम था जब हम भी इस सेल्यूलोज को चबाते थे, ठीक है। तो ये सेल्यूलोज ज़्यादा था हमारे अंदर, और ये जो अपेंडिक्स था ये इस सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में हमारी मदद करता था, ठीक है। आज की तारीख में हम कुक्ड फूड खा रहे हैं तो ऑब्वियसली सेल्यूलोज का यूज़ नहीं है, तो इसका साइज़ भाई साहब रहा होगा बहुत बड़ा, लेकिन अभी ये छोटा हो गया है, ठीक है। नाउ इट हैज़ कंडेंस्ड इन साइज, ठीक है। तो ये हो गया आपका वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। टेल बोन है हमारा, देखो ऐसे हमारी रीढ़ की हड्डी है और रीढ़ की हड्डी के जस्ट नीचे एक टेल बोन है, ठीक है। ये टेल बोन भाई साहब ये कहाँ से आया? इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। रीढ़ की 33 हड्डियों की हमको ज़रूरत है डेफिनेटली, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये कहाँ से आ रहा है? हो सकता हो हमारे पूर्वजों से आ रहे हैं जिनके टेल्स थे, ठीक है। तो अभी नहीं है, तो क्योंकि अभी नहीं है तो ये भी भाई साहब कंडेंस्ड इन साइज हो गया है। टेल बोन, आपका निकिटेटिंग मेम्ब्रेन, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ठीक है, आपका ईयर लोब्स, ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन्स। हमारे शरीर में ये सब भाई साहब धीरे धीरे लुप्त प्राय हो गए हैं। इनका कोई फंक्शन अभी फिलहाल में नहीं है। इनको अगर हम काट कर फेंक भी देंगे तो भी कोई शरीर में असर नहीं होने वाला, ठीक है। ओके, सो इन लिविंग ऑर्गेनिज्म सडन डेवलपमेंट ऑफ न्यू टिश्यूज और ऑर्गन्स फॉर लिविंग इन चेंजिंग एनवायरनमेंट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। इंस्टेड एग्जिस्टिंग ऑर्गन्स, जो आपके जैसे जितने भी एग्जिस्टिंग ऑर्गन्स हैं, अंडरगो ग्रेजुअल चेंजेस। मोस्टली अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर इन द बॉडी इज यूजफुल अंडर सर्टेन सिचुएशन। तो जैसे मैंने बोला आपका निकिटेटिंग मेम्ब्रेन जो आपकी आंखों में है, जब आप एक्वेटिक रहे होंगे, जब हमारा फॉर्म एक्वेटिक रहा होगा, तब इस निकिटेटिंग मेम्ब्रेन की ज़रूरत हमको थी, आज नहीं है। आज हम भाई साहब एक टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हो गए हैं, हमको इस निकिटेटिंग मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं है। हम पानी के जीव जंतु अब नहीं रहे, ठीक है। ओके, हाउएवर सेम स्ट्रक्चर अंडर डिफरेंट सिचुएशन बिकम यूजलेस। तो आज की तारीख में हमारे लिए ये यूजलेस हो गया है।
अगर आपको भाई साहब 28 दांत है या 32 दांत है तो काफी है आपके लिए, ठीक है। एक और दांत जो विजडम टूथ है उसकी जरूरत आपको नहीं है, वो आ रहा होगा क्योंकि आप किसी ऐसे प्रजाति से आ रहे हैं जिसको ये दांत था, ठीक है। लेकिन अगर वो नहीं भी आया तो भी आपको कोई तकलीफ नहीं है, आप बराबर अपने फूड को च्यू कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो ये सारी चीजें को आज हमको जरूरत नहीं है, ठीक है। सच स्ट्रक्चर बिगिन टू जनरेट अंडर सच सिचुएशन एज पर द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो नेचुरल सिलेक्शन के प्रिंसिपल से भाई साहब ये डीजनरेट करने लगता है, ठीक है। तो नेचुरल सिलेक्शन मतलब होता क्या है, नेचर इसको सिलेक्ट कर रहा है, ठीक है। इस थर्ड वाला स्विच दे लो, नहीं हाँ ये वाला, हाँ ठीक है। तो नेचर इसको सिलेक्ट कर रहा है, नेचर इज बेसिकली सिलेक्टिंग दिस। नेचुरल सिलेक्शन मतलब समझ में आ रहा है, कौन सी चीज आपको जरूरत है वो नेचर आपके लिए सिलेक्ट करके दे रहा है ऐसा, ठीक है। नेचर इज सिलेक्टिंग दिस फॉर यू, और नेचर ही भाई साहब इसको कंडेंस कर दे रहा है, ठीक है। आपको इसकी जरूरत नहीं तो नेचर धीरे धीरे कंडेंस कर देगा इसको, ठीक है। इसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं भाई साहब, such structure begins to degenerate under such conditions as the principle of natural selection. It takes thousands of years for a structure to disappear. एक स्ट्रक्चर को डिसअपियर होने में हजारों साल लगते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई साहब हमारा जो निकिटेटिंग मेम्ब्रेन है वो पूरे ईयर आई से इतने में आ गया है, ये पूरे आई में फैला हुआ था और इतने में आ गया, कल ही था आज आ गया वैसा वैसा, ऐसा नहीं है। इट हैज टेकन थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स फॉर दिस स्ट्रक्चर टू कंडेंस इन साइज। धीरे 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 भाई साहब बॉडी को एहसास हुआ कि इसकी जरूरत नहीं है, धीरे 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 उसका साइज रिड्यूस होता रहा और फाइनली इस स्ट्रक्चर में आया, ठीक है। ओके, it takes thousands of years. Such organs are seen in different phases of disappearance in different animals. Such organ दो नॉन फंक्शनल, तो वेस्टिजियल ऑर्गन भाई साहब आपका क्या होगा, नॉन फंक्शनल होगा, ठीक है। नॉन फंक्शनल इन सर्टेन ऑर्गेनिजम्स, इट मे बी फंक्शनल इन अदर ऑर्गेनिजम्स, दैट इज नॉट वेस्टिजियल इन अदर ऑर्गेनिजम्स। मतलब हो सकता है अपेंडिक्स किसी और जगह पे हो, किसी और दूसरे ऑर्गेनिज्म में हो, क्योंकि उसको जरूरत है, वो भाई साहब सेल्यूलोज ले रहा है तो ये वहां पे काम कर रहा है, हमारे यहाँ पे काम नहीं कर रहा है क्योंकि हम कुक फूड खा रहे हैं, हमारे यहाँ पे सेल्यूलोज कुकिंग में ही चला जाता है। तो अलग से भाई साहब कोई ऐसी ऑर्गेन की जरूरत नहीं है जो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करे। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि सेल्यूलोज किसी और ऑर्गेनिज्म में हो। क्या हुआ, अरे क्या हो गया, अरे क्या हो गया, अरे अरे ठीक है। तो यहां पे ये क्या हो जाएगा भाई साहब, आपका नॉन वेस्टिजियल ऑर्गन्स हो गए। दीज आर बेसिकली नॉन वेस्टिजियल ऑर्गन्स। मतलब हो सकता है कोई चीज हमारे अंदर वेस्टिजियल हो और दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर नॉन वेस्टिजियल हो। नॉन वेस्टिजियल मतलब वो फंक्शनल है वहां पे, जैसे निकिटेटिंग मेम्ब्रेन हमारे लिए वेस्टिजियल हो गया है, हमारे लिए कोई काम का नहीं है। लेकिन अगर आप एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में देखोगे जैसे फिशेस वगैरह में, वहां पे अभी भी भाई साहब वो क्या है, नॉन वेस्टिजियल है, मतलब फंक्शनल है। समझ में आ रहा है ये। तो ये हमारा एक लिंक स्टैब्लिश करता है। अपेंडिक्स विच इज यूजलेस टू ह्यूमन इज यूजफुल एंड फुल्ली फंक्शनल ऑर्गन इन रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स मतलब आपका गाय भैंस, आपके जितने भी डियर वगैरह, ये सब आपके रूमिनेंट्स हैं, ठीक है। तो अपेंडिक्स जो यूजलेस है ह्यूमन के लिए इज यूजफुल एंड फुल्ली फंक्शनल इन रूमिनेंट्स। हमारे लिए भाई साहब आज की तारीख में यूजलेस क्यों हो गया, क्योंकि हम कुक फूड खा रहे हैं जिसमें आपके सेल्यूलोज ऑलरेडी निकल जाते हैं, ठीक है। सिमिलरली मसल्स ऑफ ईयर पिना, तो ये भाई साहब आपका ईयर पिना है, मसल्स ऑफ ईयर पिना, ये किसी काम का नहीं है हमारे। हमारा कानों का जो सिलसिला होता है वो यहाँ से चालू होता है, इसके ऊपर का जो हिस्सा है वो कोई काम का नहीं है, ठीक है। मसल्स ऑफ ईयर पिना विच आर यूजलेस टू ह्यूमन आर यूजफुल इन मंकीज फॉर मूवमेंट ऑफ ईयर पिना। तो आप देखो मंकीज में ये पूरा घूमता है भाई साहब, हमारा ये जो मसल है कि घूम ही नहीं रहा है, ये तो एक ही जगह फिक्स्ड है। कोई अगर आपको पीछे से बुलाए तो भाई साहब हाँ ठीक है, तो यू विल बेसिकली हैव टू टर्न योर हेड अराउंड और यू हैव टू टर्न योर सेल्फ अराउंड, ठीक है। लेकिन बंदरों में भाई साहब ये कान ही घूम जाएगा, टेऊ ऐसे घूम जाएगा, ठीक है। कान, डियर्स के भाई साहब कान ऐसे घूमते हैं, ठीक है। तो इनका जो ईयर पिना का मसल्स है वो भाई साहब घूम रहा है, वो फंक्शनल है, हमारे यहाँ पे फंक्शनल नहीं है। तो ये भी हमारे लिए क्या हो गया भाई साहब, ये ईयर के जो मसल्स हैं हमारे, ये कोई फंक्शन नहीं परफॉर्म कर रहे हैं हमारा, ठीक है। ओके, वेरियस वेस्टिजियल ऑर्गन्स लाइक टेल बोन, जिसको अपन कॉकिक्स बोलते हैं, ये टेल बोन होता है। विजडम टीथ एंड बॉडी हेयर्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो विजडम टीथ, बॉडी हेयर प्रेजेंट होता है भाई साहब, ठीक है। ये भी आपका क्या है, विजडम टीथ एंड बॉडी हेयर्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे कहीं कहीं पे बॉडी हेयर की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, दैट इज बेसिकली एन इंडिकेशन कि हम भी बंदर की प्रजाति से आ रहे हैं, ठीक है। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम। ओके, सो ये वेस्टिजियल ऑर्गन्स मतलब क्या हो गए,
जिन ऑर्गन्स का अभी हमारे शरीर में कोई उपयोग नहीं है, फंक्शन नहीं है, और जिनका साइज कम हो गया है, लेकिन इनसे हम क्या रिलेट कर सकते हैं, हम जरूर किसी ऐसे ऑर्गेनिज्म के पार्ट रहे होंगे जहां पे ये ऑर्गन्स जो है तो फंक्शनल थे, ठीक है, जो ऑर्गन्स थे वो फंक्शनल थे। ओके ओके ओके, अभी हम आते हैं भाई साहब कनेक्टिंग लिंक्स पे। व्हाट आर कनेक्टिंग लिंक्स? ठीक है, डक बिल प्लैटिपस ये आपका कनेक्टिंग लिंक है, लंग फिश, पेरीपेटस, ये सब आपके भाई साहब कनेक्टिंग लिंक्स। भाई जरा देखेगा क्या वो महातुम गया, कुछ रहेगा तो मेरे को पटाखे से बुला, ठीक है, थैंक यू। तो ये सब आपके क्या हैं, कनेक्टिंग लिंक्स हैं, ठीक है। डक बिल्ड प्लैटिपस है, ये लंग फिश है, पेरीपेटस है, ये आपके कनेक्टिंग लिंक्स मतलब क्यों हो जाएंगे, क्योंकि ये कोई दो स्पीशीज को कनेक्ट कर रहे हैं, दे आर बेसिकली कनेक्टिंग टू स्पीशीज। सम प्लांट्स एंड एनिमल्स शो सम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स बाय विच दे कैन बी, ठीक ठाक सर जी, तो घर जाएगा कि यहां पे बैठेगा? अभी बैठेगा, okay, so some plants and animals show some morphological characteristics by which they can be related to two different groups. तो दो different groups में हम इसको relate कर सकते हैं, hence they are also called as connecting links. तो यहाँ से हम connecting links की बात करेंगे, ठीक है। Example in peripatus characters like segmented body, thin cuticle and parapodia like organs are present, ठीक है। तो यहाँ पे भाई साहब देखिए peripatus है, segmented body है मतलब ऐसे divisions हैं, ठीक है, ऐसे legs भी हैं, ठीक है, ऐसे legs भी हैं, ठीक है, पेरीपेटस। सेगमेंटेड बॉडी, थिन क्यूटिकल, क्यूटिकल मतलब इनका स्किन, ये होता है भाई साहब इनका स्किन, ठीक है, थिन क्यूटिकल, एंड लॉट ऑफ लेग्स आर प्रेजेंट, ठीक है, पैरापोडिया। सिमिलरली दीज एनिमल्स शो ट्रैकियल रेस्पिरेशन इन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम सिमिलर टू आर्थ्रोपोड्स। तो ये भाई साहब ट्रैकियल रेस्पिरेशन दिखाते हैं, मतलब इनके विंड पाइप्स होते हैं, एंड सर्कुलेटरी सिस्टम सिमिलर टू आर्थ्रोपोड्स, आर्थ्रोपोड्स मतलब इंसेक्ट्स की तरह, ठीक है, इंसेक्ट्स की तरह ये दिखाते हैं। दिस इंडिकेट दैट पेरीपेटस इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिलिडा एंड ऑर्थोपोडा। आगे चलकर आप पढ़ेंगे एनिलिडा मतलब क्या होता है। एनिलिडा होता है आपका क्रॉलिंग क्रीचर्स, जैसे वो कीड़े दिखते हैं ना आपको क्रॉल करते हुए, ये और बिच्छू भी जो होते हैं, ठीक है, ये सब क्रॉलिंग क्रीचर्स हैं, दीज आर नोन एज एनिलिडा, ठीक है। और ऑर्थोपोडा मतलब इंसेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये जो पेरीपेटस है इसमें दोनों भी हैं आपके, ठीक है, पेरीपेटस में इंसेक्ट, ऑर्थोपोडा और एनिलिडा दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं, या तो ये एनिलिडा से आया होगा या तो ये ऑर्थोपोडा से आया होगा, दोनों का एक मिक्सचर है ये, ठीक है, दोनों का मिक्सचर है, ठीक है। ओके, सो दैट इज अ कनेक्टिंग लिंक। दिस इंडिकेट दैट पेरीपेटस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिलिडा एंड ऑर्थोपोडा। सिमिलरली डक बिल्ड प्लैटिपस लेज एग्स लाइक रेप्टाइल्स। अभी ये जो प्लैटिपस है, रेप्टाइल्स मतलब समझते हैं जो अंडे देते हैं, ठीक है, इट लेज एग्स लाइक रेप्टाइल्स, इट एग्स लाइक रेप्टाइल्स बट शोज रिलेशनशिप विद मैमल्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मैमरी ग्लैंड्स एंड हेयर्स। इसको मैमरी ग्लैंड्स है, मैमरी ग्लैंड्स मतलब जो अपने शिशुओं को दूध पिलाते हैं, ठीक है, क्योंकि देखो जो अंडे देते हैं वो अपने शिशुओं को दूध नहीं पिलाते हैं, क्यों, क्योंकि अंडों में वो प्रोटीन होता है, जो जब एक चिड़िया की परवरिश अंडे में हो रही है तो उसको वो सारा प्रोटीन मिल जा रहा है। लेकिन जब हम एक ऐसे ही बच्चे को पैदा कर रहे हैं, जब कोई एनिमल कोई बच्चे को पैदा करता है तो उसको दूध पिलाना पड़ता है ताकि वो शुरुआती तौर पे उसको वो प्रोटीन मिले, इट कैन बी हैविंग एन एक्सेस टू दैट प्रोटीन, ठीक है। तो ये आपका भाई साहब ये प्लैटिपस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अंडे तो ले कर रहा है लेकिन इसको मैमरी ग्लैंड्स हैं, ये मैमल्स के कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है, ऑल्दो इट इज लेइंग एग्स बट इट इज हैविंग मैमरी ग्लैंड्स, ठीक है। सो इसीलिए इसको अपन क्या बोल सकते हैं, इट इज अ कनेक्टिंग लिंक, ठीक है, विथ मैमल्स, ठीक है। प्लैटिपस लेज एग्स लाइक रेप्टाइल्स एंड शोज रिलेशनशिप विथ मैमल्स, रेप्टाइल्स और मैमल्स के बीच में मैमरी। लंग फिश परफॉर्म्स रेस्पिरेशन विथ लंग्स इररेस्पेक्टिव ऑफ बीइंग फिश, ठीक है। अभी देखो फिशेस में क्या होता है, कहां से रेस्पिरेशन होता है भाई साहब, गिल्स से, ठीक है, लेकिन लंग फिश में लंग से रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। तो लंग फिश में भाई साहब इसमें लंग्स होते हैं इसके अंदर और इससे रेस्पिरेशन होता है। फिशेस में गिल से रेस्पिरेशन होता है, लंग फिश में लंग से रेस्पिरेशन होता है। तो ये भी भाई साहब कोई ऐसी प्रजाति से आया होगा जो टेरेस्ट्रियल है और एट द सेम टाइम एम्फीबियन आपका एक्वेटिक भी है, ठीक है। तो ऐसे कनेक्टिंग लिंक्स हमको मिलते हैं, दो स्पीशीज के बीच में ये कनेक्टिंग लिंक्स हैं, ठीक है। दीज एग्जाम्पल्स इंडिकेट दैट मैमल्स आर इवॉल्व फ्रॉम रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस फ्रॉम फिशेस। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जितने भी मैमल्स हैं वो रेप्टाइल से ही आए रहेंगे और एम्फीबियंस जो हैं, जो भाई साहब लैंड में और वाटर में दोनों में एक साथ रह सके, वो जरूर फिशेस से आए रहेंगे। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ओके 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 ओके। Comparative study of embryonic development stages of various
vertebrates given in the picture shows that all embryos shows extreme similarities during initial stages and those similarities decrease gradually. तो अगर आप देखोगे जितने भी एम्ब्रायोज होते हैं उनके सिमिलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पे एम्ब्रायोज हैं, ऑल दीज आर एम्ब्रायोज, ये मतलब एम्ब्रायोनिक स्टेजेस, इनिशियल स्टेजेस में सारे एम्ब्रायोज का सेम स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ऑल स्टेजेस विल so comparative study of embryonic development stages of various vertebrates given in the picture shows that all embryos shows extreme similarities during initial stages and those similarities decrease gradually. embryonic stages मतलब समझ में आता है जब एकदम माँ के पेट में ये पल रहे हों, ठीक है, माँ के पेट में ये पल रहे हों। तो आप देखो भाई साहब, फिश, सैलमेंडर, टॉर्टोइस, चिकन, पिग, काउ, रैबिट, मैन, इनका अर्ली एम्ब्रायोनिक स्टेजेस अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट सिमिलर है, देखो ऑलमोस्ट सिमिलर। और धीरे धीरे जैसे तो अर्ली यहाँ पे देखो फर्स्ट स्टेज में देखो सबका एकदम ऑलमोस्ट सेम साइज है, सबका ऑलमोस्ट सेम शेप है, ठीक है। धीरे धीरे सेकंड स्टेज में देखो थोड़े बहुत डिफरेंसेस बढ़ गए और फाइनली थर्ड स्टेज में और भी डिफरेंसेस बढ़ गए। तो एट द अर्लियर स्टेज यू विल फाइंड दैट देयर इज हार्डली एनी डिफरेंस इन द एम्ब्रायोनिक स्ट्रक्चर्स। ये सारे एम्ब्रायोनिक स्ट्रक्चर्स में आपको ज़्यादा करके डिफरेंसेस नहीं मिलेंगे। तो इसका मतलब क्या है, ज़रूर हमारा कोई कॉमन एंसेस्टर रहा होगा, इट मस्ट हैव बीन अ कॉमन एंसेस्टर, ठीक है। दिस अगेन इंडिकेट्स, ठीक है। तो इसी को अपन क्या बोलेंगे, एम्ब्रायोलॉजिकल एविडेंसेस। तो फिश का देखो इस तरह का है अर्ली एम्ब्रायोनिक स्टेज, सैलमेंडर इस तरह का है, टॉर्टोइस का अर्ली एम्ब्रायोनिक स्टेज ये है, चिकन, पिग, काउ, रैबिट, मैन, ऑल दीज आर अर्ली एम्ब्रायोनिक स्टेजेस। नाउ देखो सेकंड स्टेज में थोड़ा सा डिफरेंस आया, थर्ड स्टेज में और ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट हुआ। तो अर्ली एम्ब्रायोनिक स्टेजेस ऑलमोस्ट लगभग सबका सेम ही है। आर वी क्लियर ऑन दिस? एंड दिस इंडिकेट दैट वी मस्ट बी इवॉल्विंग फ्रॉम अ वेरी कॉमन एंसेस्टर। कहीं ना कहीं हमारा कोई कॉमन एंसेस्टर है जिससे अपन सब इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्लियर है, जिससे अपन सब इवॉल्व हो रहे हैं। ओके ओके ओके। डार्विन्स थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो डार्विन भाई साहब ने एक बुक लिखी, चार्ल्स डार्विन बेसिकली, ठीक है, हैड कलेक्टेड इनन्यूमरेबल स्पेसिमेंट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इन्होंने बहुत बड़ा कलेक्शन किया, ठीक है, ऑफ व्हाट इनन्यूमरेबल स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, and depending upon the observations of those specimens he published the theory of natural selection which preaches the survival of the fittest. अब ये fittest का मतलब क्या है, what does the word fittest means? जो fit होगा वही survive करेगा? नहीं। तो survival of the fittest according to Darwin, nature हमेशा जो fittest है उसको survive करने का मौका देगा। अभी fittest मतलब क्या होता है, what do you mean by fittest? एकदम फिट भाई साहब, एकदम बॉडीली फिट नहीं। आप देखोगे भाई साहब कोरोना में ऐसे बहुत सारे एथलीट्स भी मारे गए, ठीक है, वो फिटनेस नहीं है। फिट मतलब आपका चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ आप अडेप्ट कर सकते हो या नहीं, ठीक है। एनवायरनमेंट कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है और जो स्पीशीज़ हमारे कांस्टेंट चेंजेस को अब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं दे विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव, ठीक है, दे विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। तो सर्वाइवल मतलब अगर तो फिटेस्ट मतलब क्या है, चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ जो अपने आप को सर्वाइव कर पाए उसको अपन बोलेंगे फिटेस्ट, ठीक है, दैट इज नोन एज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। So Charles Darwin had collected innumerable specimens of plants and animals, and depending upon the observations of those specimens, he published the theory of natural selection, which preaches the survival of the fittest. For this purpose, Darwin had published a book, Origin of Species. While expanding the concept, Darwin says that all the organisms reproduce prolifically. All the organisms compete with each other in life-threatening manner. सारे ऑर्गेनिजम्स भाई साहब लाइफ थ्रेटनिंग मैनर में एक दूसरे से कम्पीट कर रहे हैं, सिर्फ एक दूसरे स्पीशीज से नहीं, एक दूसरे से भी। जैसे अगर आप देखोगे आपके मोहल्ले में या आपके कॉलोनी में जितने भी कुत्ते हैं, अचानक से अगर वो सब भौंकने लगे तो अक्सर आप देखोगे कोई दूसरा कुत्ता कहीं किसी दूसरे कॉलोनी से वहाँ पे घुस गया है और सब चिल्ला रहे हैं। ये इसका मतलब समझते हो, सब लोग उस पर अब झपट पड़ेंगे। क्यों, ऐसा क्यों होगा? वाई विल दिस हैपन? Why will this happen? ये क्यों होता होगा? देखा है आपने ऐसा होते हुए, ठीक है। अक्सर आप देखोगे कि किसी दूसरे मोहल्ले का कुत्ता अगर वहाँ पे भटक गया हो, उसके ऊपर सब भाई साहब झपट पड़ेंगे। क्यों ऐसा होगा? सिर्फ यहाँ पे ही नहीं, अगर जंगलों में जाओगे तो भी ऐसा होगा, ठीक है। शेरों के झुंड में कोई नया शेर अगर आ रहा हो तो उसको भाई साहब मेल शेर से लड़ना पड़ेगा। ये इसलिए होता है क्योंकि आपके जितने भी चीज़ें हैं, फूड, शेल्टर, मेटिंग, ये सब डिवाइड होगा। जितनी संख्या आपकी बढ़ेगी ये उतना कम हिस्सा आपको मिलेगा, ठीक है। एंड दैट्स द रीजन देयर इज अ फाइट। और ये सारी स्पीशीज में होता है, ठीक है, ये सारी स्पीशीज में होता है। तो देयर इज ऑलवेज अ कांस्टेंट कंपटीशन अमंगस्ट ऑल स्पीशीज टू बेसिकली
लिव, ठीक है। तो हमारा हर समय कैसा एनवायरनमेंट है, एक लाइफ थ्रेटनिंग मैनर में हम लोग सब जी रहे हैं, ठीक है। सारी स्पीशीज एक लाइफ थ्रेटनिंग मैनर में जी रही हैं। ऐसा नहीं कि सारी स्पीशीज को सिर्फ ह्यूमन से ही खतरा है, सारी स्पीशीज को अपने आप से भी खतरा है, ठीक है। अगर भाई साहब बंदरों का झुंड है या शेरों का झुंड है, सब में भाई साहब जो मेल्स होते हैं उनको भाई साहब लड़ के जीना पड़ता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है। इन दिस कॉम्पिटिशन ओनली दोज ऑर्गेनिज्म सस्टेन विच शो द मॉडिफिकेशंस एसेंशियल फॉर विनिंग द कॉम्पिटिशन। मतलब कॉम्पिटिशन को आप कब जीत सकते हैं भाई साहब, जो आपके चेंजेस हैं वो आपके एनवायरनमेंट के मुताबिक हो। आपका एनवायरनमेंट अगर चेंज हो रहा हो और आपके अंदर भी चेंजेस आ रहे हैं, तब जाकर आपका कॉम्पिटिशन सही होगा, ठीक है। However, besides this, natural selection also plays important role because nature selects only those organisms which are fit to live and rest perish. तो नेचर सिर्फ उन्हीं ऑर्गेनिजम्स को सिलेक्ट करता है जो फिट हैं लिव करने के लिए, बाकी सब मर जाते हैं, बाकी सब डाई। सस्टेनिंग एंड सिलेक्टेड ऑर्गेनिजम्स कैन परफॉर्म रिप्रोडक्शन एंड देयरबाय गिव राइज टू न्यू स्पीशीज विद देयर ओन स्पेसिफिक कैरेक्टर्स, ठीक है। डार्विन्स थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वाज वाइडली एक्सेप्टेड फॉर अ वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन। तो बहुत देरों तक, पहले तो जब इन्होंने ये थियरी रिलीज की तो सब साइंटिफिक कम्युनिटी में हलचल मच गई, क्योंकि उसके पहले सब लोग यही सोचते थे कि भगवान की इच्छा से सब हो रहा है। बाइबल को मानने वाले, कुरान को मानने वाले या हिंदुत्व को मानने वाले, किसी भी धर्म को मानने वालों की सबकी एक एक भाई साहब थियरी है एवोल्यूशन की, अलग अलग थियरी है, और सब अपने अपने धर्मों के हिसाब से जो एवोल्यूशन की थियरी है, सृष्टि की जो रचनात्मक थियरी है, उसको बिलीव करते थे। लेकिन डार्विन के थियरी के आने के बाद भाई साहब साइंटिफिक कम्युनिटी में हलचल मच गई, काफ़ी तर्क वितर्क हुआ, काफ़ी डिबेट हुआ, लेकिन डार्विन ने अपने सारे थियरीज बड़े कन्विंसिंग तरीके से प्रस्तुत किए थे, तो इसको बहुत वाइडली एक्सेप्ट किया गया, ठीक है, डार्विन्स थियरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, ठीक है। However, some objections were raised against this theory. Natural selection is not only the factor responsible for evolution. तो नेचर ही सिलेक्ट कर रहा है ऐसा जरूरी नहीं है, ये ऑब्जेक्शन है। डार्विन डिड नॉट मेंशन एनी एक्सप्लेनेशन अबाउट यूजफुलनेस एंड यूजलेस मॉडिफिकेशंस। तो कुछ मॉडिफिकेशंस आपके जो होते हैं वो यूजफुल होते हैं, कुछ यूजलेस मॉडिफिकेशंस होते हैं, इनका क्या कोरिलेशन है ये डार्विन ने एक्सप्लेन नहीं किया। देयर इज नो एक्सप्लेनेशन अबाउट स्लो चेंजेस एंड अब्रप्ट चेंजेस। कुछ चेंजेस जो होते हैं वो तुरंतम होते हैं एकदम फटाफट, और कुछ होते हैं बहुत स्लो। इरेस्पेक्टिव ऑफ ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स, डार्विन्स वर्क ऑन एवोल्यूशन हैज बीन अ माइलस्टोन। लेकिन ये सारों को अगर हम एक साइड में रखें तो डार्विन भाई साहब अकेले अकेले इतना बड़ा एक एक्सपेरिमेंट कर गए, इतनी बड़ी एक थियरी हमको देकर गए, विच इज़ बेसिकली ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, कैसे स्पीशिएशन हुआ, कैसे भाई साहब एक पूरा समुदाय बना, कैसे वो सर्वाइव किया, कैसे हमारे ऑर्गन्स लुप्त प्राय हुए, कैसे स्पीशीज लुप्त प्राय हुई, इन सब के बारे में उन्होंने बहुत विस्तारित रूप से लिखा है, ठीक है। ओके, इसके बाद आता है भाई साहब लामार्किज्म। अभी लामार्किज्म क्या बोलता है भाई साहब, ठीक है। जीन बैप्टिस्ट लामार्क प्रपोज्ड दैट, ठीक है, इन्होंने भाई साहब क्या बोला, थोड़ा सा डार्विन से हटके था इनका। तो जितने भी मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, मॉर्फोलॉजिकल मतलब स्ट्रक्चर रिलेटेड चेंजेस होते हैं, अकरिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवोल्यूशन एंड द रीजन बिहाइंड दिस मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस इज एक्टिविटीज और लेजीनेस ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो जितने भी आपके बॉडी में चेंजेस होते हैं इन अ स्पीशी, वो या तो ओवर एक्टिविटी की वजह से होते हैं या तो लेजीनेस के वजह से होते हैं। ऐसा प्रूव नहीं होता है, क्योंकि देखो हमने देखा कि कोई एथलीट है, ऑब्वियसली एथलीट क्या होगा भाई साहब, बहुत मतलब एक्सरसाइज वगैरह करता होगा, काफ़ी यूसेन बोल्ट को ले लें भाई साहब, तो उसका लड़का भी यूसेन बोल्ट होगा ऐसा कुछ नहीं है। तेंदुलकर का बेटा भी तेंदुलकर ही होगा, उतने लेवल ऊपर तक जाएगा ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये जीन्स पास आउट नहीं होती हैं, ये एक्वायर्ड जीन्स होती हैं। मतलब आपने अपने लाइफ टाइम में इतने हद तक प्रैक्टिस किया है, इतना अपने आप को डेडिकेट किया है कि आप चैंपियन हुए हैं, लेकिन आपकी आगे की जनरेशन भी चैंपियन होगी, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये इसका मतलब ये नहीं है क्योंकि आपका जो जीन्स है वो ट्रांसफरेबल नहीं है, ये एक्वायर्ड फॉर्मेट है, ये अपने लाइफ टाइम में आपने एक्वायर किया है। उनको भी अगर इस लेवल तक पहुंचना है तो उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, उतना ही भाई साहब टाइम और डेडिकेशन और एफर्ट देना पड़ेगा, ठीक है। तो लेकिन लामार्क क्या बोलते हैं, लामार्क बोलते हैं नहीं, ऐसा हो सकता है कि कभी कभी हमने अगर किसी ऑर्गन को बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया तो उसका डेवलपमेंट होता है, और कभी कभी अगर हमने किसी ऑर्गन को यूज़ नहीं किया तो उसका डेवलपमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो इनके हिसाब से क्या हुआ था, देखो जैसे ये बोल रहे हैं कि ये भाई साहब अचानक भयानक में ऐसी लंबी गर्दन वाला एक जिराफ कहाँ से आ गया, ठीक है। तो भाई साहब इन्होंने बोला कि सारे हॉर्सेस थे
और ये हॉर्सेस मतलब ग्रासलैंड था, ये बहुत बड़ा ग्रासलैंड था, सारे हॉर्सेस भाई साहब चल रहे हैं, ये सारा ग्रास खत्म हो गया भाई साहब। तो अभी क्या करेंगे, ये बेसिकली जैसे बड़े बड़े पेड़ों पे जो प्लांट्स हैं उन पे पहुंचने की कोशिश करेंगे, है ना। ये जो प्लांट्स आपको लटकते हुए दिख रहे हैं तो इनको खाने की कोशिश करेंगे, खाना तो पड़ेगा ना। तो इनको खाने के चक्कर में क्या करेंगे, ये अपनी गर्दन को ऊंची करेंगे, धीरे धीरे गर्दन को ऊंची करने की इनकी एक प्रैक्टिस या आदत बन जाएगी। और इसी से धीरे धीरे थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स में एक नया जीव का उत्पत्ति हुआ जिसको हम जिराफ बोलते हैं, ऐसा लामार्क बोलते हैं, ठीक है। और इसी थियरी को अपन क्या बोलते हैं, लामार्किज्म। तो ये क्या बोल रहे हैं कि भाई साहब रीजन बिहाइंड दीज मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, तो घोड़े से जिराफ का बनना, घोड़े और जिराफ में फंडामेंटल फर्क क्या है, स्किन कोड को छोड़ दो, फंडामेंटल फर्क है आपका नेक का लेंथ, ठीक है। घोड़े का लेंथ इतना नहीं होता है लेकिन जिराफ का लेंथ इतना ज्यादा है। तो इसमें क्या हुआ है, एक मॉर्फोलॉजिकल चेंज हुआ है। ये मॉर्फोलॉजिकल जो चेंज है, बॉडी का जो चेंज है, मॉर्फोलॉजिकल चेंज इज ड्यू टू एक्टिविटीज और लेजीनेस ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म। ही कॉल दिस कॉन्सेप्ट एज द प्रिंसिपल ऑफ यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। तो इसको अपन डिसयूज या यूज बोलते हैं, ठीक है। फर्दर ही सेड दैट द नेक ऑफ जिराफ हैज बिकम टू लॉन्ग ड्यू टू ब्राउजिंग ऑन लीव्स ऑफ टॉल प्लांट्स बाय एक्सटेंडिंग देयर नेक फॉर सेवरल जनरेशन। तो बहुत पीढ़ी दर पीढ़ी इनका एक ही रवैया चला है कि अपने नेक को एक्सटेंड करके ऊपर जितने भी प्लांट्स हैं उनको खाएंगे, क्योंकि नीचे का सब खत्म हो चुका है, नीचे जितने भी ग्रास थे हमने चर के खत्म कर दिया इसको, तो अभी हमको ऊपर पहुंचना है। तो इसीलिए इनका नेक जो है तो एक्सटेंड होने लगा, दिस नेक केप्ट ऑन एक्सटेंडिंग, ठीक है। सिमिलरली शोल्डर्स ऑफ द आयरन स्मिथ हैव बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग ड्यू टू फ्रीक्वेंट हैमरिंग मूवमेंट्स। इनके हिसाब से जो लोहे का काम करते हैं उनका शोल्डर काफी स्ट्रॉन्ग होता है। क्यों स्ट्रॉन्ग होता है भाई साहब, वो कॉन्स्टेंट भाई साहब आयरन पे पीटे जा रहे हैं वो, ठीक है। सो दैट्स द रीजन दे हैव बिकम स्ट्रॉन्ग, ठीक है। विंग्स ऑफ बर्ड्स लाइक ऑस्ट्रिच एंड एमू हैव बिकम वीक ड्यू टू नो यूज। तो ऑस्ट्रिच या एमू जो है वो फ्लाई करते नहीं है, आलसी बर्ड होंगे जिन्होंने अपना जो फ्लाइट का कैपेबिलिटी उसको यूज नहीं किया, तो धीरे धीरे भाई साहब ये खत्म होने लगा। तो या तो यूज या तो नो यूज के वजह से, या तो एक्टिवनेस की वजह से, या तो लेजीनेस की वजह से ये मॉडिफिकेशंस आए हैं अकॉर्डिंग टू लामार्क, ठीक है। सो दैट इज द रीजन फॉर द चेंजेस। तो दूसरा जो लामार्क क्या बोल रहा है कि भाई साहब कभी कभी आपके किसी ऑर्गन के एक्सेसिव यूज से उस ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है और कभी कभी डिस यूज से उस ऑर्गन का श्रिंकेज होता है, ठीक है। तो भाई साहब घोड़े से जिराफ इसलिए बना कि उसको एक्सेसिव उसने अपने गर्दन को यूज किया, ठीक है, ओके। लेग्स ऑफ द बर्ड्स लाइक स्वान एंड डक हैव बिकम यूजफुल फॉर स्विमिंग ड्यू टू लिविंग इन वाटर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, जैसे अगर आप दूसरे बर्ड्स का देखोगे तो ऐसा उनका होता है ना, क्लॉज होता है, ठीक है। कबूतर का देखा होगा, क्रोस का देखा होगा आपने, ऐसे क्लॉज होते हैं। लेकिन जो आपके स्वान्स होते हैं या जो आपके भाई साहब बतख होता है जिसको, ठीक है, डक्स, इनमें क्या हो जाता है, ये जो स्किन है आपका ये आगे और आ जाता है ना, ऐसे हो जाता है, ये जॉइंट हो जाता है, ये जॉइंट हो जाता है ना। तो इससे क्या होता है भाई साहब, फ्लोटिंग होती है आपकी, ठीक है। ये फ्लोटिंग में आपको हेल्प करता है, दिस बेसिकली हेल्प्स। तो यहाँ पे क्या हो गया, लेग्स ऑफ बर्ड्स लाइक स्वान एंड डक हैव बिकम यूजफुल फॉर स्विमिंग ड्यू टू लिविंग इन वाटर। तो वाटर में लिविंग की वजह से ये ऐसा यूजफुल हो गया। स्नेक्स हैव लॉस्ट देयर लेग्स बाय मॉडिफिकेशंस इन देयर बॉडी फॉर बरोइंग हैबिट। तो इनके स्नेक्स के भी लेग्स हुए रहेंगे लेकिन उनका भाई साहब लेग्स खत्म हो गया है, नाउ ये बरोइंग है भाई साहब, ये बरो करते 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 अपने बरोज में अपना बिल्स बनाते हैं, ठीक है, ओके। ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर्स, ठीक है। ये अक्वायर्ड कैरेक्टर्स है जीवन में जो आप अक्वायर करते हैं, ठीक है, अपनी मेहनत से। दिस थियरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स इज कॉल्ड एज लामार्किज्म। इसी को अपन क्या बोलेंगे भाई साहब, लामार्किज्म। डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन्स ड्यू टू स्पेसिफिक एक्टिविटीज or their degeneration due to no use at all was widely accepted, but transfer of those characters from generation to generation was rejected. तो लामार्किज्म की ये चीज कि भाई साहब अगर आप किसी चीज को, जैसे देखो अगर कोई एथलीट है, ठीक है, तो क्या उस एथलीट के मतलब समझ लो कोई वेट लिफ्टर है, वेट लिफ्टर होगा तो क्या वो पहलवान टाइप का होगा, क्या, ठीक है, वो पहलवान टाइप का होगा। कोई रेसलर है भाई साहब, अच्छे खासे मसल्स होंगे उसके, तो ये क्यों हुआ रहेगा, क्योंकि उसने अपने बॉडी को ट्रेन किया है भाई साहब, उसने अपना खाना पीना वैसा रखा है ना, दैट इज द रीजन ही लुक्स लाइक दैट, ठीक है। कोई भी एथलीट को बहुत फिट रहना बहुत जरूरी है, वो तोन बाहर रहकर भाई साहब स्पोर्ट्स नहीं कर सकता, इट्स वेरी नेचुरल, ठीक है। सो इसमें आपका फिट रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। वो क्या एक किसी देश का तो प्लेयर है, मोटू सा है, कुछ तो है, उस पर तो कॉमेडी बन रही है भाई साहब, वो कैसे क्रिकेट खेलता है, तो हाँ आजम खान,
तो उसका वेट देखा होगा आपने, ठीक है। तो वो कैसा प्लेयर है वो बाद में देखेंगे, लेकिन वो लोग बोल रहे हैं कि भाई साहब ये ग्राउंड में रहने के लिए फिट नहीं है, ठीक है। दैट पर्सन इज नॉट फिट टू बी देयर इन द ग्राउंड, ठीक है। तो दैट इज देयर बिकॉज इट हैड बीन वेरीफाइड मेनी टाइम्स दैट मॉडिफिकेशन बॉट इन अस आर नॉट ट्रांसफर टू द नेक्स्ट जनरेशन। एक बहुत बड़ा डिबेट हुआ था, सरफराज खान बोल के एक बैट्समैन है हमारा, ठीक है, जिसको गावस्कर ने सपोर्ट किया था कि ये अच्छा खेलता है, this person actually plays well but he is not being taken in the Indian team because of his fitness levels। तो बहुत भाई साहब रूमर हुआ कि भाई फिटनेस लेवल मतलब क्या, तुमको जिम वाले बॉडीज चाहिए भाई साहब या एक्चुअली प्लेयर चाहिए, तो ऐसा बहुत दिनों तक डिबेट चला। लेकिन हम ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप अपने आप को ट्रेन करते हैं तो आपकी बॉडी भी उस तरीके की बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला जाए, लेकिन ये जो चीज़ आगे जाएगी ऐसा नहीं होगा, ये चीज़ आपकी आगे जाएगी। आपने किसी चीज़ को यूज़ किया, आपने अपने मसल्स को बहुत ज़्यादा यूज़ किए स्पोर्ट्स में, ट्रेनिंग में, तो आपके मसल्स डेवलप होंगे, लेकिन यही चीज़ आगे जाएगी कि नहीं, ये आगे नहीं जा सकती। दीज आर नॉन ट्रांसफरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, दीज आर नोन एज एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, ओके। Because it had been verified many times that modifications brought in us are not transferred to next generation and thereby Lamarck's theory was disapproved। तो ये देखा गया है कि भाई साहब जो भी मॉडिफिकेशन, कुछ हद तक लामार्किज्म को हम शायद एक्सेप्ट कर भी लें, लेकिन आगे की पीढ़ी में ये कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर होते हैं, ये हमको कोई प्रूफ नहीं मिला है, ठीक है। तो हम बोल नहीं सकते कि जिराफ का पूरा पीढ़ी जो है तो इस तरह से आया है, उछल उछल के भाई साहब खाने के चक्कर में इनकी गर्दन लंबी हो गई है और यही कैरेक्टरिस्टिक भाई साहब पास ऑन हुआ है। जैसे अपन ने देखा भाई साहब एक एग्जाम्पल, एक एक्सपेरिमेंट सेटअप हुआ था जहाँ पे चूहों की पूंछों को काटा गया, ठीक है, चूहों की पूंछों को काटा गया और देखा गया कि भाई साहब अगली पीढ़ी में ये पूंछ उगता है या नहीं। तो देखा गया कि भाई साहब अगली पीढ़ी में ये पूंछ नहीं आ रहा है, ठीक है। सो चूहों की पूंछों को रेगुलरली काटा गया और देखा गया कि अगली पीढ़ी में ये पूंछ आ रहा है कि नहीं। सो द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन ट्रांसफर द कैरेक्टर्स व्हिच इट हैज एक्वायर्ड टू द नेक्स्ट जनरेशन, दिस इज कॉल्ड एंसेस्ट्री ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म भाई साहब अपने कैरेक्टर्स को आगे ट्रांसफर कर सकता है और इसी को अपन क्या बोलते हैं, एंसेस्ट्री ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, ठीक है, क्लियर है। सो लामार्क प्रपोज दैट एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनिजम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एवोल्यूशन। तो जितना भी एक्टिविटीज है, ठीक है, वही एवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। दिस फ्रेंच नेचुरलिस्ट प्रपोज्ड दैट ईच एनिमल और प्लांट अंडरगो सम चेंजेस इन इट्स लाइफ स्पैन एंड दोज चेंजेस आर ट्रांसफर टू द नेक्स्ट जनरेशन एंड सच चेंजेस अकर इन द सब्सिक्वेंट जनरेशन टू। जो गलत है, ठीक है, मतलब हाँ, आपके अंदर किसी भी ऑर्गन को अगर आप ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उस ऑर्गन का डेवलपमेंट होगा, ठीक है, इस ऑर्गन का डेवलपमेंट। आपके किसी मसल को आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो उसका डेवलपमेंट होगा। जैसे जो लोग गाना गाते हैं तो ये बहुत रियाज भी तो करते हैं भाई साहब, ठीक है। जो लोग प्लेबैक सिंगर्स हैं या जो लोग शास्त्रीय संगीत सीखते हैं भाई साहब, घंटों रियाज करना पड़ता है इनको, है ना। तो उसके वजह से उनका स्वर जो है वो मधुर हो जाता है, उसके वजह से उनका जो बात करने का वो है वो भी मधुर लगता है अपने को, ठीक है। लेकिन इसके पीछे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस इन्वॉल्व है, ठीक है। तो अपने लाइफ टाइम में वो अपने उस ऑर्गन में चेंजेस लाते हैं ड्यू टू ओवर यूज ऑफ इट, बट is it that it will get transferred to the next generation? So the answer is no, it is non transferable, ठीक है, ओके। कौनो क्वेश्चन भाई साहब, कौनो डाउट नहीं, सब समझ में आ रहा है, इतने इंटेलिजेंट बच्चे हैं भाई साहब। स्पीसिएशन, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज द इफेक्ट ऑफ एवोल्यूशन। क्या ये जरूरी है? जी हाँ, बिल्कुल जरूरी है, ठीक है। आपके नए स्पीशीज का बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर नए स्पीशीज नहीं बनेंगे तो एक स्पीशी गायब हो जाएगी एक डिजीज से, ठीक है। सो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज द इफेक्ट ऑफ एवोल्यूशन। स्पीशीज इज द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रोड्यूस फर्टाइल इंडिविजुअल्स थ्रू नेचुरल रिप्रोडक्शन, ठीक है। स्पीशीज एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जो फर्टाइल इंडिविजुअल प्रोड्यूस कर सकती है बाई नेचुरल रिप्रोडक्शन, ठीक है। ईच स्पीशी ग्रोज इन स्पेसिफिक जोग्राफिकल कंडीशन। सारे स्पीशीज जो होते हैं एक जोग्राफिकल कंडीशन में ग्रो करते हैं, ठीक है। जैसे क्या हम राजस्थान के रेगिस्तान में या सहारा डेजर्ट के रेगिस्तान में रह सकते हैं? नहीं। क्या हम हिमालयस की ठंड बर्फ़ में रह सकते हैं? क्या हम साइबेरिया जैसे या अंटार्कटिका जैसे कॉन्टिनेंट में बर्फ़ में रह सकते हैं? शायद रह लें, लेकिन बहुत मुश्किलात झेलने पड़ेंगे, ठीक है। तो वो हमारा हैबिटेट नहीं है, वो हमारा जोग्राफिकल कंडीशन नहीं है। लेकिन पोलर बेयर ऐसे जगहों पे आराम से रह लेगा, क्योंकि वो उसका जोग्राफिकल कंडीशन है, वो उसका हैबिटेट है, ठीक है, ओके। देयर फूड हैबिटेट, रिप्रोडक्टिव एबिलिटी एंड पीरियड इज डिफरेंट, ठीक है।
However, genetic variation is responsible for formation of new species from earlier one. तो भाई साहब जेनेटिक वेरिएशन होता है, ठीक है, अर्लियर से नए में जेनेटिक वेरिएशंस होंगे। जैसे हम इवॉल्व हुए हैं एप्स से, तो हमारा जेनेटिक वेरिएशन हुआ है। बिसाइड जोग्राफिकल एंड रिप्रोडक्टिव चेंजेस आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। सिमिलरली जोग्राफिकल और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन ऑल्सो लीड्स टू स्पीशिएशन। अभी आइसोलेशन भाई साहब क्या होता है, समझ लो पहले अर्थ था, ठीक है, दिस वाज बेसिकली व्हाट अर्थ। इसमें भाई साहब पूरा ऐसा लैंड मास एक साथ था। ये जो आपको आज की तारीख में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स दिख रहे हैं, ऐसा नहीं था। अभी ये धीरे धीरे सेपरेट आउट होने लगा, तो इसका एक चंक चला गया भाई साहब एंटार्क्टिका में, इधर चला गया भाई साहब, बर्फ हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे जो बेयर था वो इधर आ गया। तो इसमें धीरे धीरे चेंजेस आए इन ऑर्डर टू सस्टेन लाइफ। बेयर का बन गया पोलर बेयर, ठीक है, उसका जो कलर था वो ब्लैक से हो गया वाइट, और वो काफ़ी मोटा कोट हो गया जो उसको ठंड से बचाता है, ठीक है। सो दीज वेयर द, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, विच वी हैव सीन। हमने देखा था कैसे बीटल्स भाई साहब एक अलग लैंड में पहुंच जाते हैं और उनका अलग से चेंजेस आना चालू हो जाता है, ठीक है। ओके, ह्यूमन एवोल्यूशन देखेंगे भाई साहब अगर हम, ठीक है, ये सब हमको स्पीशीज मिले थे। एंशिएंट एलिमेंट्स लाइक लेमूर्स जिसको हम बोलते हैं, ये आपके भाई साहब इतने सालों पुराने, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 70 करोड़ साल पहले की बात है भाई साहब ये, ठीक है। एंशिएंट एलिमेंट्स लाइक लेमूर्स की तरह एग्जिस्ट करते थे। उसके बाद भाई साहब आपका क्या हो गया, इजिप्शियोसाइटिस, ये इतने ईयर्स अगो हमको ह्यूमंस के ऐसे सैंपल्स मिले भाई साहब, ठीक है, वी एग्जिस्टेड लाइक दिस, ठीक है। फिर हम दे रहे भाई साहब डायोफेथिकस विच इज बेसिकली सो मेनी ईयर्स अगो, इस तरीके का सैंपल हमको मिला है, ठीक है। रामापेथिकस, ठीक है, दिस इज लाइक दिस। अभी हम धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे हम भाई साहब सिर्फ फुट को ही मूवमेंट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। अर्लियर वी यूज टू यूज आवर हैंड्स ऑल्सो फॉर लोकोमोशन, बट नाउ वी आर यूजिंग ओनली आवर फुट, ठीक है। फिर आपका भाई साहब क्या हो गया, एस्ट्रोलोपाइथेकस, ये भाई साहब इतने सालों पाल पहले ये टूल्स अभी इन्वेंट कर रहा है, देखो धीरे 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 धीरे, दिस इज हाउ द एवोल्यूशन हैपेंड, ठीक है। 50,000 years ago, Cro-Magnon man, which was basically done. So the biodiversity that is known today has been said to be formed from very simple unicellular organisms due to evolution. आज की तारीख में जो तमाम डिफरेंट तरीके के जीव जंतु आपको दिखते हैं, बायोडाइवर्सिटी, ये कैसे बना रहेगा भाई साहब, ठीक है। द बायोडाइवर्सिटी दैट इज नोन टुडे, आज की तारीख में जो भी आपको नोन दिख रहा है, हैज बीन सेड टू बी फॉर्म फ्रॉम वेरी सिंपल यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ज़्यादा करके हम मान लेते हैं कि अमोइबा से सब आए हुए हैं, कोई सिंपल ऑर्गेनिज्म अमोइबा का भाई साहब डिवीजन होते 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 ऐसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स का एवोल्यूशन हुआ है, ठीक है। इन दिस एवोल्यूशन ओरिजिन ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन कैन बी शोन एज द पिक्चर गिवन बिलो। तो ये आपका ओरिजिन ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन है, दिस इज बेसिकली द ओरिजिन ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन। लास्ट डायनासोर्स डिसअपियर्ड अप्रॉक्सीमेटली 7 करोड़ ईयर्स अगो, ठीक है। जो डायनासोर्स की स्पीशी है वो 7 करोड़ साल पहले लुप्त हो गई, और वो लुप्त हुई बोल के ही आज आप सबसे पावरफुल स्पीशी है, वरना वो होते थे, ठीक है। एट दैट टाइम मंकी लाइक एनिमल्स आर सेड टू बी इवॉल्व फ्रॉम सम एंसेस्टर्स हु वे मोर और लेस सिमिलर टू मॉडर्न लेमूर्स। तो यहाँ से भाई साहब लेमूर्स का जन्म हुआ। जैसे 7 करोड़ साल पहले डायनासोर्स गायब हुए, उस टाइम पे इस तरीके के ऑर्गेनिजम्स भाई साहब जन्मे, और यहाँ से ही टेल ऑफ दीज मंकी लाइक एनिमल्स ऑफ अफ्रीका इज सेड टू डिसअपियर अबाउट 4 करोड़ ईयर्स अगो। तो 4 करोड़ साल पहले ये टेल डिसअपियर हो गया इनका, ठीक है, टेल डिसअपियर हो गया। They developed due to enlargement in brain, their hands were also improved and thus ape-like animals were evolved. तो धीरे धीरे इनका ब्रेन देखो डेवलप होने लगा, ब्रेन भाई साहब डेवलप होने लगा, ब्रेन का डेंसिटी बढ़ने लगा, ठीक है। Meanwhile, these ape-like animals reached the South and Northeast Asia and finally evolved into gibbon and orangutan, ठीक है। तो ये सारे जगह फैलने लगे धीरे धीरे, ठीक है। They spread from one continent to the other. Remaining ape-like animals stayed in Africa, and from them gorilla and chimpanzee evolved about 2.45 crore years ago. Evolution of some of the 2 crore year old species of apes seem to have been occurred in a different way. They had to use their hands more for eating food and other work, ठीक है। So इस तरह से धीरे धीरे एवोल्यूशन हुआ। हम सब के सब अफ्रीका से इवॉल्व हुए हैं, ठीक है। दैट इज वन थिंग दैट इज ऑलवेज देयर, वी ऑल हैव इवॉल्व फ्रॉम अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से इवॉल्व हुए, ठीक है। सो ये आपका जर्नी ऑफ ह्यूमन बीइंग है। Those apes started to live on land as the forest started to decline due to dry environment. अभी धीरे धीरे लैंड में रहने लगे। लैंड कैसा था, मतलब फॉरेस्ट में से अभी धीरे धीरे हट के ये अपना लैंड, क्रॉप, कल्टीवेशन ये सब करने लगे, ठीक है। The pelvic girdle developed in such a way that they started to stand in erect posture.
तो ये आपका पेल्विक गर्डल है बेसिकली, ठीक है। पहले हम ऐसे चलते थे, ठीक है, हमने अपने हाथों को भी लोकोमोशन के लिए इन्वॉल्व किया था। धीरे धीरे हमारा पेल्विक गर्डल डेवलप होने लगा ताकि हमारा पूरा बॉडी इस गर्डल पे सपोर्ट हो सके, ठीक है। पहले जब हम रिंग मतलब ऐसे चलते थे तो हमारा पेल्विक गर्डल उतना स्ट्रांग नहीं था। पेल्विक गर्डल का स्ट्रांग होना मतलब हमारा इरेक्ट होना हो गया, मतलब अभी हम हाथों को लोकोमोशन के लिए यूज नहीं करेंगे, ठीक है। ओके, दोज एप्स स्टार्टेड टू लिव ऑन लैंड as the forest started to decline due to dry environment. Their pelvic girdle developed in such a way that they started to stand in erect posture in grasslands, and thereby their hands became available for use anytime. The first human-like animals with erect posture were using their hands have evolved about 2 crore years ago. ठीक है, ये एवोल्यूशन का एक बहुत बड़ा किस्सा है, ठीक है। ये एवोल्यूशन का एक बहुत बड़ा किस्सा है जहाँ पे हमने हैंड्स को छोड़ दिया टू यूज फॉर लोकोमोशन, मूवमेंट के लिए हमने छोड़ दिया, हम होमो इरेक्टस हो गए, विच इज़ बेसिकली इरेक्ट पोस्चर हमारा डेवलप हो गया, ठीक है। पहला एवोल्यूशन का मेन रीज़न है हमारे ब्रेन का साइज़ का बढ़ना, और दूसरा है भाई साहब हमारे विथस्टैंड करना। देखो होता क्या है, एक रीज़न है कि अगर आप ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, समझ लो ऐसे ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये कोई ऑर्गेनिज्म है, कुत्ता बिल्ली शेर जो भी है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे हार्ट है, ठीक है, ये हार्ट भाई साहब ब्लड पंप कर रहा है, ठीक है। तो सेम प्रेशर से ब्लड जो है तो पूरे बॉडी में जा रहा है। अभी अगर हम ह्यूमन बीइंग को लेते हैं, ठीक है, ह्यूमन बीइंग को लेते हैं तो यहाँ पे हार्ट है, ज़्यादा प्रेशर से बॉडी के लोअर पार्ट्स में जाएगा, कम प्रेशर से हेड में जाएगा, और ये एवोल्यूशन का एक और कारण है, ठीक है। ब्रेन का डेवलपमेंट होना डेफिनेटली एक कारण है, ठीक है। आपने देखा कि कैसे भाई साहब देखो ब्रेन का साइज़ बढ़ता गया हमारा, ठीक है। यहाँ पे देखो टुन्नू सा ब्रेन है, धीरे 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 भाई साहब खोपड़ी की साइज़ बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो ब्रेन का साइज़ बढ़ता गया, ये एक हमारा डेवलपमेंट का डेफिनेटली एक प्रोपोगेंडा है। और दूसरा क्या है भाई साहब, हार्ट जो है वो आपका कम ब्लड पंप कर रहा है, कहाँ पे कम, इसमें किसमें ज़्यादा ब्लड जाएगा, इसके खोपड़ी में कि इसके खोपड़ी में, ऑब्वियसली इसके खोपड़ी में, ठीक है। आप अगर देखोगे ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है, ब्रेन का जो स्ट्रक्चर वहाँ पे बहुत फाइन नर्व्स हैं, ऐसे फाइन नर्व्स हैं, और इसमें ज़्यादा हाई प्रेशर में ब्लड नहीं जाना चाहिए। ये जो लोग शीर्षासन सिखाते हैं वो गलत सिखाते हैं, मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। नहीं, प्रेशर नहीं बढ़ाना है यहाँ पे हल्के प्रेशर से ही, क्योंकि वो जो नसें हैं वो बहुत पतली हैं, वो प्रेशर नहीं झेल पाएंगी, ठीक है। कभी कभी आप बोलते हैं ना भाई साहब, जो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट होते हैं उनको ब्रेन हैमरेज हो सकता है, उनके दिमाग की नसें फट सकती हैं, सबसे बड़ा खतरा उनको वही है, ठीक है, कि प्रेशर जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो दिमाग की नसें बहुत पतली होती हैं, वो फट सकती हैं, ठीक है, अपने आप ही, और ब्रेन हैमरेज हो जाएगा फिर तो इंसान गया, ठीक है, उसको बचाना मुश्किल हो जाएगा। खैर, यहाँ पे ये जो ब्रेन की नसें हैं वो बहुत पतली, और यहाँ पे एक मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रेशर में ही ब्लड जाना चाहिए, ठीक है। और जैसे ही होमो इरेक्टस का सिचुएशन हुआ, ऐसा हो गया, एक तो ब्रेन का साइज बढ़ रहा था, और जैसे ही भाई साहब आपका ऐसा वो खड़े होकर चलने लगा तो यहाँ पे कम ब्लड जा रहा है, यहाँ पे कम ब्लड जा रहा है, मतलब जितना पर्याप्त ब्लड जा रहा है उतना ही जा रहा है, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, उससे ज़्यादा की प्रेशर की ज़रूरत नहीं है, और ज़्यादा ब्रेन का डेवलपमेंट होने लगा, एंड दैट्स हाउ एवोल्यूशन हैपेंड। सो बोथ आर फंडामेंटल इवेंट्स, ठीक है। हमारा एवोल्यूशन दो कारणों की वजह से हुआ है, एक तो हमारे ब्रेन के साइज के बढ़ने की वजह से, और दूसरा हमारा होमो इरेक्टस होने की वजह से, ठीक है। होमो इरेक्टस से क्या हुआ भाई साहब, हम ऐसे 4 पाया वाला जीव से भाई साहब 2 पाया वाला बन गए, ठीक है। इससे हुआ क्या, हमारा प्रेशर जो है ब्रेन पे जो ब्लड जा रहा है उसका कम हो गया, इससे हमारा एवोल्यूशन हुआ, इसी से हमारे ब्रेन का और ज़्यादा विकास हुआ, ठीक है। सो दीज आर रीजंस व्हाई वी बेसिकली डेवलप, ठीक है। फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ ह्यूमन लाइक एनिमल इज विद अस in the form of Rampithecus ape from North India and East Africa. Afterwards, this ape grown up in size and became more intelligent, and thus the ape of South Africa evolved 40 lakh years ago. 40 लाख साल पहले ये एप इवॉल्व हुआ था, ठीक है। धीरे धीरे इंटेलिजेंट होने लगा। एनी क्वेश्चन सो फार, कोनो क्वेश्चन? ये आपकी कहानी है, हमारी कहानी है, सबकी कहानी है। हम सब अफ्रीका से आए और हम सब बंदर थे भाई साहब, ठीक है। साइंस ऐसा प्रूफ देता है, आपके धर्म ग्रंथों में क्या है वो अलग बात है, लेकिन साइंस का प्रूफ यही है कि हम सब के सब भाई साहब बंदरों से आ रहे हैं, ठीक है। हम सब के सब ऐसे हमारा एवोल्यूशन हुआ है, कोई आकस्मिक घटना नहीं है, लाखों साल लगे हैं इस एवोल्यूशन को होने में, ठीक है। दीज चेंजेस हैव डेवलप्ड ओवर अ ह्यूज अमाउंट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम। हमारा बॉडी का शेप, स्ट्रक्चर और साइज जो आज है वो बहुत सालों से इवॉल्व हुआ है, और हो सकता है आगे चल के और एवोल्यूशन देखने को मिले। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, शायद ये वाला हिस्सा आपका गायब हो जाए अपने आप,
शायद वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स गायब हो जाए, शायद आपका कान एक दिन गायब हो जाए। आज से 2-4 हज़ार साल पहले जो मानव आपको मिले उसमें काफ़ी सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो आपकी यूज़ में नहीं रही हैं वो धीरे धीरे लुप्त होती जाएंगी। तो ये आपका एवोल्यूशन का पैटर्न है, धीरे 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 ये होगा, ठीक है। और एवोल्यूशन जो है वो आकस्मिक नहीं है, वो बहुत ग्रेजुअल इवेंट है, ठीक है। और जो भी आप एक्वायर करते हैं अपने लाइफ में अपने प्रैक्टिस के वजह से वो दूसरे स्पीशी में पास आउट नहीं होता है, वो दूसरे स्पीशी में एज जीन्स पास आउट नहीं होता है, ट्रांसफर नहीं होता है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम एनी क्वेश्चन सम, ठीक है, एनी क्वेश्चन सम भाई साहब? नहीं, ओके। कभी अगर टाइम मिले और मतलब जीवन में कुछ और भी मतलब नॉलेज ग्रहण करने का ऐसा कुछ आपके अंदर इच्छा हो तो एक बुक पढ़िएगा, होमो सेपियंस, ठीक है। ये बुक बहुत रिलीज हुई है, उसमें पूरे प्रूफ के साथ एक एक स्टेप में कैसे ह्यूमंस का एवोल्यूशन है उसको बताया गया है, ठीक है। बहुत अच्छे से इसका डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। आई विल शेयर दिस विथ यू, बट ये कहीं पे भी आपको मिल जाएगा, किंडल में भी मिलता है, अमेजन में भी मिल जाता है। बट धीरे 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 कैसे एवोल्यूशन हुआ है उसका स्टेप बाय स्टेप, कैसे हमने भाई साहब खेती बाड़ी चालू की, कभी हमको ऐसा समझा कि यार एक जगह रुक ही जाते हैं, क्यों बार बार ऐसे भटक रहे हैं। सो ये धीरे धीरे स्टेप्स थे हमारे एवोल्यूशन के। पहले इंसान बंजारों की तरह घूमता रहता था, ठीक है, जैसे दूसरे जानवर होते हैं। फिर धीरे धीरे उसने भाई साहब घर बसाया, फिर धीरे धीरे उसने भाई साहब खेती बाड़ी करना चालू किया, क्रॉप्स आए, ये है वो है, दुनिया भर की चीज़ें हुई, ठीक है। एक एवोल्यूशन का जो मतलब गड़बड़ हुआ है वो ये है कि हम स्पेशलाइजेशन में आ गए हैं। स्पेशलाइजेशन मतलब क्या होता है, जैसे एक बहुत पुरातन आदमी का या पुरातन मानव का क्या है भाई साहब, वो खेतों में पानी भी डालता है, ठीक है भाई साहब। कोई अगर घर में बीमार पड़े तो इसका इलाज के लिए भी कुछ ना कुछ करता है। फिर भाई साहब वो बाज़ार से सब्जियां भी लाने जाता है, ठीक है, वो भाई साहब खाना भी बनाता है, तमाम काम करता है, ठीक है। आज की तारीख में ये नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हमारा स्पेशलाइजेशन, जो डॉक्टर है वो डॉक्टर का काम करेगा, जो इंजीनियर है वो इंजीनियर का काम करेगा, जो लॉयर है वो लॉयर का काम करेगा। इससे डेवलपमेंट तो हो रहा है, लेकिन क्या हमारे शरीर का डेवलपमेंट हो रहा है, क्या हमारी बुद्धि का विकास हो रहा है? आपको भाई साहब अगर बोल दिया जाए कि मतलब कोई ऐसा काम दिया जाए जो आपने अभी तक नहीं किया है, तो हम बोले ये मेरा भाई साहब काम ही नहीं है, ऐसा बोल देंगे हम, है ना। लेकिन पहले के ज़माने में ऐसा नहीं होता था। तो वी वेर एक्सपोज टू अ लॉट ऑफ थिंग्स विच बेसिकली कॉज्ड आवर एन ऑल राउंड डेवलपमेंट। हमारा एक ऑल राउंड डेवलपमेंट होता था, ठीक है। आप किसी गांव के इंसान को बोलो भाई साहब ये पेड़ काटना, अगर तुम लोग को बोल दो भाई साहब पता नहीं कैसे काटते हैं, क्या करते हैं, वो भाई साहब आएगा फटफट करके काट के चला भी जाएगा, ठीक है। तो उनको मालूम रहता है भाई साहब, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा आपका ये सब काम किया रहता है। तो आपको उनका जो एक्सपोजर है लाइफ इज डिफरेंट, ठीक है। सो दैट इज बेसिकली रिड्यूसिंग डे बाय डे, क्या। So the morphology of these human-like animals started to appear like to be the member of the genus Homo। तो हम आए हैं भाई साहब कहाँ से? Homo sapiens से, ठीक है। We are basically Homo sapiens। तो अगर आप देखोगे आपका देखो ब्रेन का डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अभी हम क्या हो गए भाई साहब? Homo erectus। Homo erectus मतलब now we are not using our hands for locomotion or movement, we are only using our feet for motion। तो आपका देखो यहाँ पे धीरे धीरे कैसे ब्रेन का डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, ब्रेन का डेवलपमेंट हो रहा है। एक जो चीज़ आपको दिखती है कि भाई साहब ब्रेन के डेवलपमेंट से एक जो डिसएडवांटेज हमको हुआ वो ये हुआ कि हम पावरफुल तो बन गए, हमें हमारे अंदर बहुत सारी बुद्धि तो आ गई, कैसे क्या काम करना है ये हमारा रिफ्लेक्सोलॉजी है, लेकिन हमारा बॉडी वीक होते लगा, ठीक है। मतलब शेरों से, हाथियों से, जिनसे हम आराम से निपट सकते थे पहले, अभी नहीं निपट पा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो भी हम खाते हैं उसका ऑलमोस्ट 25 से 30% एनर्जी ब्रेन को लगता है, ठीक है। हमारे फूड का कंजम्पशन ऑलमोस्ट 25 to 30% ऑफ इट गोज टू द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन। तो इसका मतलब वी आर ऑलमोस्ट लूजिंग 70 और मोर देन 70% ऑफ आवर फूड दैट वी कंज्यूम फॉर द अदर पार्ट्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो इसीलिए हमारे जो अदर पार्ट्स है उतने ज़्यादा डेवलप नहीं होते हैं। अगर हम दूसरे एनिमल से अपने आप को कंपेयर करें जहाँ पे उनका ब्रेन उतना डेवलप नहीं है, तो उनका बॉडी डेवलप होता है ज़्यादा, क्योंकि उनको बॉडी को उतनी एनर्जी मिल रही है उनके फूड से। हमारे लिए हमारा जितना ज़्यादा ब्रेन डेवलप हुआ है उतने ज़्यादा भाई साहब ब्रेन का डिमांड भी बढ़ा है। जैसे जैसे ब्रेन का साइज़ बढ़ा है तो वैसे वैसे भाई साहब ब्रेन के जो कंजम्पशन है वो भी बढ़ा है। तो मतलब आपका जो फूड आप खा रहे हैं उसमें भाई साहब मोर देन 25% ब्रेन ही कंज्यूम कर रहा है, बाकी के बॉडी के लिए ऑलमोस्ट लेस देन 30% बचा हुआ है। दूसरे एनिमल्स में ये नहीं होता है, इसलिए दूसरे एनिमल्स काफ़ी ताकतवर होते हैं।
दूसरे एनिमल्स बॉडी से काफ़ी ताकतवर होते हैं, ठीक है। उनका मतलब हम धीरे धीरे ऐसे एक स्पीशी में इवॉल्व होते गए जहाँ पे हमारा पावर कम होता गया, ठीक है, और इनका पावर बढ़ता गया। हाथियों से हम आगे निपट लेते थे, शेरों से भी हम निपट लेते थे, आज की तारीख में नहीं कर सकते, ठीक है। बाई बॉडी नहीं कर सकते, हाँ बंदूक बंदूक चला के मार डाला वाला कर दे, लेकिन बॉडी से हम निपट नहीं सकते। हम वीक हो गए हैं। हम वीक इसलिए हुए हैं क्योंकि हमारा ब्रेन डेवलप हुआ है, ठीक है। ओके, द मॉर्फोलॉजी ऑफ दीज ह्यूमन लाइक एनिमल्स, ठीक है, started to appear like to be the member of the genus Homo about 20 lakh years ago and thus skilled human developed। तो धीरे धीरे भाई साहब skilled human का development होने लगा, ठीक है। About 15 lakh years ago human walking with erect posture, जिसको अपन क्या बोलते हैं, Homo erectus was evolved। It may have existed in China and Indonesia of Asian continent। तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है जितने भी अवशेष हमको मिले हैं कि ये या तो चाइना या एशियन कॉन्टिनेंट में एवोल्यूशन हुआ रहेगा, ठीक है, चाइना या एशियन कॉन्टिनेंट में। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? हम इस तरह से धीरे 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 भाई साहब आपका एवोल्यूशन हुआ है। और हमारा एवोल्यूशन में सबसे बड़ा योगदान किसका रहा है? ब्रेन का रहा है, ठीक है। एवोल्यूशन ऑफ अपराइट मैन। अपराइट मैन मतलब समझते हैं, जब आपने अपने हाथों को लोकोमोशन के लिए छोड़ दिया। पहले आप लोकोमोशन करते थे, मतलब मूवमेंट करते थे और हाथों का इस्तेमाल करते थे, अभी हमने छोड़ दिया है। होमो इरेक्ट हो गए, मतलब वी आर नो लॉन्गर यूजिंग आवर हैंड्स फॉर मोशन, ठीक है। ओके, सो एवोल्यूशन ऑफ अपराइट या इरेक्ट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, होमो इरेक्टस जिसको हम बोलते हैं। अपराइट और इरेक्ट मैन कंटिन्यूड इन द डायरेक्शन ऑफ डेवलपिंग इट्स ब्रेन फॉर द पीरियड ऑफ अबाउट 1 लाख ईयर्स। तो देखो, जैसे हमने, मैं आपको बोल रहा हूँ, ये हमारे सबसे बड़ी घटना थी। होमो इरेक्टस होना हमारे लिए सबसे बड़ी घटना थी, क्योंकि जैसे ही हम अपने मतलब ऐसे पहले चलते थे, अभी हम ऐसे हो गए। द मोमेंट दिस हैपेंड, दिस ट्रांजिशन हैपेंड, तो हमारे ब्लड का जो प्रेशर है वो कम हो गया, है ना। द हार्ट पंप कर रहा है भाई साहब, तो ऊपर अगेंस्ट ग्रेविटी ब्लड जा रही है, तो कम ब्लड जा रही है, कम प्रेशर में जा रही है, और धीरे धीरे इसीलिए ब्रेन का एवोल्यूशन होने लगा, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि जितने भी चार पैर वाले जानवर हैं, अगर वो सब धीरे धीरे 2 पैर वाले होने लगे तो उनका ब्रेन का डेवलपमेंट होने लगेगा, उनका ब्रेन का डेवलपमेंट होने लगेगा धीरे 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 धीरे, दे विल इवॉल्व। हमारा ये सबसे बड़ा इवेंट था कि द मोमेंट वी बिकेम इरेक्ट, सो द अमाउंट ऑफ ब्लड that was going in our brains decreased, the pressure decreased, and that was suitable for the development of the brain। और तब जाकर हमारे ब्रेन का डेवलपमेंट होने लगा। और क्योंकि हमारे ब्रेन का डेवलपमेंट होने लगा, हमारा इंटेलेक्ट बढ़ने लगा, ठीक है, हमारी ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ने लगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बढ़ने लगे, तमाम चीज़ें बढ़ने लगी। उसको ऑन कर दोगे क्या? नहीं, हाँ उसको, ठीक है, ओके। So evolution of upright man continued in the direction of developing its brain for the period of about 1 lakh years। आज की तारीख में जो ब्रेन आप यूज़ कर रहे हैं, उसके एवोल्यूशन में, उसके डेवलपमेंट में ऑलमोस्ट नेचर ने 1 लाख साल बिताए हैं। एंड मीन वाइल इट डिस्कवर्ड द फायर। फिर हमारा दूसरा डेवलपमेंट, तीसरा डेवलपमेंट क्या था कि हमने फायर को डिस्कवर किया, ठीक है। पहला हमारा डेवलपमेंट हम होमो इरेक्टस हुए, दूसरा हमारा डेवलपमेंट हमारा ब्रेन का साइज बढ़ने लगा, और तीसरा था कि हमने फायर इन्वेंट कर लिया। जैसे हमने फायर इन्वेंट कर लिया तो हमारा बॉडी में और भी ज़्यादा चेंजेस आ गए। नाउ वी आर कंज्यूमिंग कुक्ड फूड इंस्टेड ऑफ रॉ फूड, ठीक है। तो ये रॉ फूड की जगह पे अपन कुक्ड फूड खाने लगे, तो सेल्यूलोज का टेंशन नहीं अपने को अभी, ठीक है, ओके। ब्रेन ऑफ 50,000 ईयर ओल्ड मैन had been sufficiently evolved to the extent that it could be considered as a member of the class wise man। तो 50,000 साल पहले का ब्रेन जब इन्वेस्टिगेट करके हम देखते हैं, तो अपन देखते हैं कि भाई साहब इट इज अ क्लास वाइज मैन, दैट इज होमो सेपियंस। होमो सेपियंस का ब्रेन डेवलप हो गया है, ठीक है। निएंडरथल मैन, ठीक है, निएंडरथल मैन कैन बी कंसिडर्ड एज द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ वाइज मैन, ठीक है। निएंडरथल मैन है, मतलब वाइज मैन, मतलब अभी ये इंटेलिजेंस को यूज कर रहा है, अभी ये सोसाइटी में रहने लगा है, अभी ये भाई साहब एक साथ रह रहा है, एग्रीकल्चर कर रहा है, फैमिली रिप्रोड्यूस कर रहा है, ये सारी चीजें हो रही हैं, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। The Cro-Magnon man evolved about 50,000 years ago, and after this evolution has been faster than earlier। और इसके बाद एवोल्यूशन भाई साहब फास्टर हो गया, ठीक है। धीरे धीरे एक बार भाई साहब गति पकड़ ली, जब ब्रेन का डेवलपमेंट होने लगा, होमो इरेक्टस हो गए अपन, तो भाई साहब ये फास्ट पेस होने लगा, फटाफट डेवलप हुआ, ठीक है। पिछले 4 करोड़ साल में उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ जितना 50,000 सालों में हुआ है, ठीक है। ह्यूमन बींग्स का पिछले 50,000 सालों में जितना डेवलपमेंट हुआ है, उतना लगभग पिछले 70,000 करोड़ सालों में उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ, ठीक है।
अबाउट 10,000 ईयर्स अगो वाइस मैन स्टार्टेड टू प्रैक्टिस एग्रीकल्चर, और फिर हमने एग्रीकल्चर प्रैक्टिस शुरू किया। ये एग्रीकल्चर इतना बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट क्यों है? क्योंकि अभी इसके पहले अपन क्या है, जो मिल रहा है वही खा रहे हैं, ठीक है। कभी कभी ये कुछ ऐसी चीजें खा रहे हैं जिससे हम मर भी जा रहे हैं, हमको क्या मालूम, ठीक है। नाउ वी आर बेसिकली प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। हमारे बॉडी के लिए जो क्रॉप्स जरूरी हैं उसी को हम प्रोड्यूस कर रहे हैं और मास स्केल पे कर रहे हैं। जैसे ही आपका एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होने लगा, मतलब अभी आप मास क्वांटिटी में फूड्स जनरेट कर रहे हो, और जितना फूड आप जनरेट करोगे उतना ज़्यादा पॉपुलेशन को फीड ऑन कर पाओगे, ठीक है। सो एग्रीकल्चर स्टार्टेड, एग्रीकल्चर मतलब क्या है, मास क्वांटिटी में फूड को प्रोड्यूस करना, और जब आप फूड की रिक्वायरमेंट को मीटअप करते हो एक मास पॉपुलेशन के लिए, तो ऑब्वियसली पॉपुलेशन भी बढ़ने लगता है, ठीक है। इट स्टार्टेड टू रियर द कैटल हर्ड्स एंड एस्टैब्लिश द सिटीज। रियर कैटल हर्ड्स मतलब कैटल को यूज करने लगे भाई साहब, कैटल को मिल्क, मीट, एग्स इसके लिए भाई साहब यूज करने लगे, और सिटीज बनाने लगे। कल्चरल डेवलपमेंट टुक प्लेस, कल्चरल डेवलपमेंट होने लगा। आर्ट ऑफ राइटिंग वाज इन्वेंटेड, धीरे धीरे हमने भाई साहब राइटिंग इन्वेंट किया 5000 ईयर्स अगो, एंड दस द हिस्ट्री हैज बीन स्टार्टेड। मॉडर्न साइंसेज इमर्ज अबाउट 400 ईयर्स अगो, तो धीरे धीरे साइंस का एवोल्यूशन हुआ, ठीक है। एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी वाज एस्टैब्लिश्ड अबाउट 200 ईयर्स अगो। तो जैसे आपने ग्रेट ब्रिटेन की हिस्ट्री में पढ़ा होगा, पहला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन उन्होंने लाया था। धीरे धीरे भाई साहब मास प्रोडक्शन होने लगा, इंडस्ट्रीज होने लगी, ठीक है। पहले जो इक्के दुक्के चीजें बनाते थे अपन, अभी उसको भाई साहब मास प्रोडक्शन करने लगे, ठीक है। was established about 200 years ago, and now we have reached this stage and still we are searching for the details of the roots of human ancestry। हालांकि हमको आज तक पूरा एवोल्यूशनरी ये सारी कैसे इवॉल्व हुआ है, ये थोड़ी सी मतलब थियोरेटिकल बातें हैं। थियोरेटिकल बातें हैं मतलब हमको जो अवशेष मिले हैं उससे हम अनुमान लगा रहे हैं कि इस तरह से एवोल्यूशन हुआ है, लेकिन क्या वाकई में ऐसा हुआ रहेगा, अभी भी हम एकदम सॉलिड कन्विक्शन के साथ ये नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली कोई कैमरा ये सब रिकॉर्ड नहीं कर रहा था। सो दिस हैज हैपेंड थ्रू एजेस, and with whatever samples we have been able to connect of bones, of evidences, we can surely say that this is how evolution happened. It's not a sudden event, it's a very gradual event which has taken almost thousands of years or more than that to basically cause changes in the entire society. So धीरे धीरे भाई साहब ये evolution हुआ है। Are we clear to this one people? हम कौनो question हम, any questions हम, ठीक है? No? Okay. So this basically completes your chapter from both the boards, ठीक है, आपका स्टेट बोर्ड और CBSE